आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की। पोर्चुगल की हिस्टोरिक 9-0 विन ओवर लक्समबर्ग और अर्जेंटीना के परफॉर्मेंस अगेंस्ट बोलिविया विदाउट मेसी। एंड लास्टली कुछ बार्सिलोना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस विद स्पेन, पोग्बा का एंटी डोपिंग टेस्ट स्कैंडल और व्हाई सैंचो कैन लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट भाई, आज भी काफी ज्यादा चीजें हुई हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। क्रिकेट वर्ल्ड में तो भाई हमारी टीम ने धमाकेदार एकदम एंट्री दे दी एशिया कप में, उस पर भी आएंगे। बट श्रीलंका के मैच आने से पहले एक बार थोड़ी पाकिस्तान वाले मैच की बात करते हैं, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। बट उसके बाद वही बात है कि बारिश हो गई थी, फिर वापस हमने अगले दिन मैच खेला था। तो भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसी लगी हमें परफॉर्मेंस सबसे पहले? तो भाई पहले पॉडकास्ट में आई थिंक हमने पहले के कुछ 25 ओवर के आसपास कवर करे थे जब वो बारिश हुई थी पहले दिन पे, फिर पोस्टपोन हो गया था। तो हाँ, उसके बाद की अगर बात करें वेरी क्विकली गोइंग थ्रू इट, इंडिया की इनिंग्स की बात करते हैं। पहले कोहली और केएल राहुल ने जो 100 मारी है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक एक जो वो क्वेश्चन होता ना कि आप रेजिलियंट है कि नहीं है इंजरी से आने के बाद, वो केएल राहुल ने प्रूव करा है। और अभी श्रीलंका वाले मैच की बात करते हैं, उसमें भी आई थिंक केएल राहुल का बहुत ही अंडर द रेडार जाएगा परफॉर्मेंस। तो अगर मैं पहले तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूं, केएल राहुल ने क्या खेला है यार। मतलब आके थोड़ा टाइम लिया सेटल होने के लिए, बट व्हेन ही रियलाइज कि अब टाइम आ चुका है थोड़ा एक्सेलरेट करने का, बिकॉज इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आई थिंक लॉट ऑफ फायर पावर टुवर्ड्स द लोअर हाफ ऑफ द ऑर्डर एसेंशियली। स्पेशली जब आपके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हो और आपके पास 40 ओवर हो चुके हो, तो आपके पास वो लिबर्टी आ जाती है। आई थिंक वो फ्रीडम को रियलाइज करा केएल राहुल ने और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करा जिस तरीके से, वो सबसे बड़ी कमेंडेबल बात थी। काफी अच्छी स्पीड से भी खेल रहा था। बट आई थिंक स्पीड की बात करें तो यहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट कोहली, क्योंकि उसने एकदम नेक्स्ट लेवल स्पीड से आई थिंक 129 समथिंग की स्ट्राइक रेट से उसने रन मारे। एंड काफी ज्यादा मतलब शाहीन अफरीदी बेचारा बार बार उस पर क्योंकि मीम्स बन रहे हैं तब से मुझे लगा था कि भाई शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट जो भी उनके लास्ट मैच में जितने भी क्योंकि शाहीन अफरीदी इज दैट गाय जिसने पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को थोड़ा डरा के रखा हुआ था मैच से पहले भी। आई थिंक नॉट जस्ट शाहीन अफरीदी, मतलब मैं तो कहूँगा सारे जितने भी तीनों बॉलर्स थे बहुत ही डॉन्टिंग लगते हैं। और मतलब हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की बात करें, सब इक्वली डेंजरस थे। इनफैक्ट वो जो हमने कवर किया था जो हाफ मैच का, उसमें तो नसीम शाह वॉज द ओनली गाय जो कि बहुत ही जो था हीरोइक्स दे रहा था पाकिस्तान के एंड से। शाहीन अफरीदी तो स्टार्टिंग से ही पिट रहा था गिल की वजह से। राइट। तो बट हाँ, विराट कोहली का जो एक सबसे यूनिक चीज मुझे लगी उस इनिंग्स की, यूनिक क्या मतलब, वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स विद विराट कोहली, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई एम स्टिल अमेज्ड एवरी सिंगल टाइम आई वॉच इट, विच इज कि वो 90 पे बैटिंग कर रहा हो या फिर वो जस्ट मतलब पहला रन लेने गए हो, जिस तरीके से वो भाग रहा होता है, जिस तरीके से उसने डबल्स लिए हैं इतने सारे इस गेम में, और केएल राहुल को भी भगाया गया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन बाय द वे कि केएल राहुल ने नॉट जस्ट एक सेंचुरी मारी 100 सुपर की स्ट्राइक रेट पे, बट जितने उससे रनिंग बिटवीन द विकेट्स करी और जिस पेस पे करी है, हैमस्ट्रिंग इंजरी से आने के बाद वो चीज उसने करी है। आई थिंक वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि वो आदमी अब बैटिंग करने लायक है। वो इंजरी का जो डर होता है ना कि मसल दोबारा पुल ना हो जाए, आई थिंक वो चीज़ अब शायद उसके दिमाग में नहीं होगी। आई थिंक जो भी कोहली के साथ खेलता है, अगर इतनी इनिंग्स तक इतनी लेट तक खेलता है, तो एक वो फिटनेस का धब्बा लग जाता है कि आपने अगर यहाँ तक सर्वाइव कर लिया कोहली के साथ, दैट मींस यू आर एक्चुअली रियली फिट। धब्बा थोड़े ठप्पा हुआ ना, ठप्पा लग जाता है। क्योंकि आई थिंक कोहली ने 70 समथिंग रन जो है वो ऐसे ही डबल सिंगल लेके लिए थे, वो विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आई मीन एक्चुअली बहुत क्रेजी चीज़ है। एंड द फैक्ट दैट मतलब सिर्फ वो अकेला ही ऐसा बंदा है जो मुझे लगता है तीनों दिनों पे, जो कि पाकिस्तान के मैच का पहला दिन था जो कि कॉल ऑफ हो गया, फिर जो बचा हुआ मैच था अगले दिन, और फिर जब श्रीलंका का मैच था, आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली जो एक्सपेक्टेशंस थे वो विराट कोहली से ही थी। और तीनों दिनों पे उसने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करा है। तो आई थिंक सबसे एग्जॉस्टेड उसी को होना चाहिए था, बट जिस तरीके से उसने अपने आप को हैंडल करा है, अपना वर्कलोड हैंडल करा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो ये तो इस पर बोला भी था आई थिंक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला था कि ये चीज़ एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैं रियलाइज़ कर रहा था कि मेरे को कल भी आके श्रीलंका के मैच में आके बैटिंग करनी है, बट वी आर टेस्ट प्लेयर्स, तो मेरे को आदत है इस चीज़ की हर दिन आके बैटिंग करने की। तो भाई वही बात है कि जो टेस्ट खेलते हैं उनके अपने फायदे अलग, और वही बात है ना जिस इंटेंसिटी से उसने खेला है और जितने सिंगल्स और डबल्स भागे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात, मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, जिस पेस पे भागते हुए देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि थका हुआ है यार, कि 90 रन मार के आया हुआ है। क्या खाता है, कैसे प्रैक्टिस करता है, वेरी कमेंडेबल। और जिस तरीके से एक्सेलरेट करा है उसने, वंस अगेन आई फील कि जो शाउट्स चल रहे थे ना एशिया कप से पहले कि विराट कोहली को नंबर 4 पे बैटिंग करा दो, भाई
लेट्स मेक श्योर कि वो नंबर 3 पे ही रहता है, बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर हिम इन माई ओपिनियन, जहाँ पे वो टाइम लेके सेटल भी हो सकता है और फिर जब एक्सेलरेट करने का टाइम हो तब तक वो इतना सेट हो चुका होगा कि फिर उसके पास कोई डर नहीं है, फिर हर बॉल मिडिल कनेक्ट करता है वो. हमने वो शॉट देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स जहाँ पे वो एक स्कूप मारने जा रहा था और फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, उसको गाइड कर दिया और पीछे थर्ड मैन में निकल गई चौके के लिए. तो आई थिंक वही ना, जब वो सेट होता है तब वो ऐसे शॉट्स खेल सकता है, वरना यूजुअली वो स्टार्टिंग से कभी भी ऐसे शॉट्स नहीं खेलेगा. तो आई थिंक वो आइडियल नंबर है, वहीं पर स्टिक करना चाहिए. और केएल राहुल ने भी भाई बहुत ही पॉजिटिविटी दी है टीम में. आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए तो यही होगा यार, जितने भी शाउट्स बन रहे थे कि श्रेयस अय्यर की जगह हम लोग केएल राहुल ले आए हैं, क्यों करा आपने ऐसा, अल्टीमेटली भाई सेंचुरी मार दी, मुंह बंद कर दिया सबका. लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि कई लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं कि क्या ये जानबूझ के पैसे खिलाए गए हैं ताकि केएल राहुल को वापस लाया जाए. आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ वंस अगेन. सो मतलब ह्यूज शाउट आउट टू केएल राहुल फॉर श्योर. और अगर मैं यहाँ पे बॉलिंग की बात करूँ इंडिया की, तो एक नाम जो सबसे पहले आएगा वो होगा कुलदीप यादव का. 5 विकेट लिए थे भाई. अभी श्रीलंका वाले मैच में भी उसने दोबारा हीरोइक्स दिखाए. बट स्पीकिंग ऑन पाकिस्तान गेम, आई थिंक कि पहली बात तो यार जिस तरीके से इन लोगों ने हराया है टीम को, बिगेस्ट एवर मार्जिन फॉर इंडिया ओवर पाकिस्तान इन दी हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज, उसमें कुलदीप यादव ने जिस तरीके से अपने आप को दिखाया है प्रूफ करके वंस अगेन, आई थिंक पिछले 1 साल में सभी जानते हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट आया है उसकी बॉलिंग में. आर्म स्पीड बढ़ी है, लेंथ बहुत अच्छी पकड़ने लग गया है. मतलब लाइक इट्स काइंड ऑफ वंस अगेन एन अमेजिंग फैक्टर कि कहाँ एक इंसान जो कि आस पास भी नहीं था सिलेक्शन के, इनफैक्ट आईपीएल भी इतना गंदा जा रहा था, अब वो नंबर 1 स्पिनर बन गया है लिमिटेड ओवर्स में हमारा, और सबसे बड़ी पोटेंशियल एक्स फैक्टर होने का बेट वो लगा सकता है इन द वर्ल्ड कप. बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी मुझे लगती है, जो कि ये भी थोड़ी अंडररेटेड है बिकॉज ही इज अ बॉलर. राइट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे भी ये लगता है क्योंकि कुलदीप यादव इज दैट गाय जो कि कभी टीम में आता है कभी जाता है, मतलब इन एंड आउट रहता है टीम से हर बार. तो फाइनली अगर हम लोग विश्वास दिखा रहे हैं एंड ही इज रेपिंग अस विद जो भी उसने विकेट्स लिए, 5 उस मैच में ले लिए, 4 फिर नेक्स्ट मैच में ले लिए. आई थिंक स्पेसिफिकली कि अगर हमने अभी इतना ट्रस्ट दिखाया है, तुरंत ही रीपे करना स्टार्ट कर दिया है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती. एंड जो भी मतलब वही शाउट्स बन रहे थे ना कि कुछ भी कह लो, आई थिंक कि अपना कुलदीप यादव की जो जगह है वो चहल से ऊपर, इट इज़ जस्टिफाइड ओनली. तो जो लोग उस चीज़ को मान नहीं भी रहे थे, इफ ही इज परफॉर्मिंग लाइक दैट, तो क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं उसको फिर हम लोग. 100% यार. तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया डिफीट रही. पाकिस्तान अपने पूरे बैट्समैन खिला भी नहीं पाई बिकॉज 2 लोगों को निगल्स थे. तो बट हाँ भाई, आई थिंक स्टिल सबसे बड़ा मार्जिन होता है डिफीट का रिगार्डलेस. एंड उसी के चलते ऑलमोस्ट पक्का हो ही गया था कि अब इंडिया को आना ही आना है खेलने के लिए. एंड ऑल्सो यू नो शाउट आउट टू आवर पेसर्स एज वेल, बिकॉज यूजुअली हम इन पिचेस पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोल निकल के नहीं आ रहा था ऑन पेपर. इनफैक्ट अगर अब मैं मूव ऑन करूँ यहाँ पे श्रीलंका वाले गेम में टॉस होता है और टॉस में पता चलता है कि यार पिच जो है वो पाकिस्तान वाले मैच से भी एकदम अलग है. जो थोड़ा बहुत हिंट ऑफ ग्रास था, थोड़ा बहुत जो जिप था बॉल में, वो भी खत्म हो चुका था. और उसी के चलते हुए इंडिया ने पहले बैटिंग करी, विच अगेन आई थिंक थोड़ा सा डिबेटेबल रहेगा ये. ऑल दो जो ट्रैक हिस्ट्री अगर हम लोग निकाले इस टूर्नामेंट की अभी तक की, तो जो बैटिंग पहले कर रहा है वो जीत जा रहा है. बट द फैक्ट इज कि आई थिंक एज द मैच प्रोग्रेस्ड, स्पेशली अंडर द लाइट्स, थोड़ा सा बेटर हो गया था बैटिंग करने के लिए. रोहित शर्मा ने भी ये बात खुद कही थी कि लाइट्स में बैटिंग करने का मतलब जो ईज होता है ना, लेवल ऑफ ईज, वो थोड़ा बढ़ गया था. तो आई थिंक शायद हम लोग बॉलिंग भी पहले करके देख सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप के लिए हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है. ऑल दो इन सेइंग दैट, इनफैक्ट वाई नॉट, क्योंकि अगला मैच तो बांग्लादेश से होगा और वो भी एक मतलब हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी. तो मे बी वी कैन एक्सपेरिमेंट. ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि मेरे को एकदम प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, अगर टॉस विनो की बारिश हो जा रही है बार बार, तो क्या बॉलिंग करना पहले सही नहीं रहता, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली बारिश हो जाएगी तो फिर बॉल भी फिसलने के वही ना, ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था. तो आइडियली तो ये होना चाहिए, बट आई थिंक ये भी एक काइंड ऑफ एक लर्निंग फेज ही है और यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर इंडिया पहले बैटिंग करके भी जीत जा रही है, जिस तरीके से जीत भी रही है, तो आई थिंक क्या बुरा है, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर एवरी सिचुएशन. बट हाँ ठीक है, पहले बैटिंग करते हैं. और यहाँ पे एक ऑब्वियस चेंज जो था वो था कि शार्दुल ठाकुर बाहर हो जाता है और अक्षर पटेल आता है, बिकॉज एज आई सेड बिफोर कि पिच में जो पेसर्स के लिए थोड़ी बहुत जिप थी वो भी खत्म हो चुकी थी. एंड स्पिनर्स का रोल एविडेंटली सब अब जान ही गए होंगे अभी तक कि कितना क्रूशल रोल था स्पिनर्स का. तो उसके चलते अक्षर पटेल को लिया, आई थिंक द राइट कॉल. बट यहाँ पे अगर हम लोग बैटिंग की बात करें, इंडिया की बैटिंग करने आते हैं पहले. पेसर्स की मैं बात कर रहा था, आई नो मैं उन पे भी आऊँगा सेकंड इनिंग्स पे.
बैटिंग में भाई फिर से जो पहले के 10 ओवर थे, आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट 61 रन थे पहले के 10 ओवर में, और वहां पे हम लोग को बहुत ही अटैकिंग इंटेंट दिख रहा था क्लियरली कि सब लोग चढ़ चढ़ के मार रहे हैं। यहाँ पे श्रीलंका अगेंस्ट वो इंटेंट ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं शॉट्स मारने के लिए, बहुत ईज्ड आउट काम लग रहे थे, लेकिन एंड आते आते फिर भी 65 रन बन गए। तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब अच्छे निक में हो तो कितने इजीली रन स्कोर कर सकते हैं विदाउट मच एफर्ट, जो कहते हैं ना मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स। मुझे वो लिटरली पहले 10 ओवर में वो स्टोरी लगी मुझे इंडियन टीम की। और वंस अगेन आई थिंक इनफैक्ट 9th ओवर तक शुभमन गिल के ही ज्यादा रन थे, ज्यादा बॉल भी उसी ने खेली थी, जैसे कि हमने पाकिस्तान वाले मैच में देखा था। बट 9वें ओवर के बाद फिर जो वंस अगेन जो रोहित शर्मा ने कैचअप करना शुरू करा, लास्ट मैच में भी उसने ओवरटेक कर लिया था शुभमन गिल को। सिमिलरली इस मैच में भी वही हाल हुआ। आई थिंक रोहित शर्मा ने वंस अगेन वही स्ट्रैटेजी यूज करी जो हमने पिछले पॉडकास्ट में कही थी, कि जो उसका ओरिजिनल गेम प्लान होता था ना, कि मैं पहले के 10-15 ओवर सेटल होना चाहता हूँ, और एक बार मैं सेटल हो गया तो फिर मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, और फिर मैं स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली कवर कर ही लूंगा। आई थिंक वो चीज़ उसने दोबारा अडॉप्ट करी है, एंड ऑल्सो थैंक्स टू शुभमन गिल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल उठा रहा है कि मैं वो बंदा हूँ जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलेगा। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड वंस अगेन आई थिंक 80 समथिंग की पार्टनरशिप बनी है, तो वो जो एवरेज भी बन रही है बहुत अच्छी बन रही है। ऑल्दो वुड यू से कि रोहित शर्मा ने अगेन इस मैच में 50 मार दिए, जिनको नहीं पता, बट वो 50 से लेके 100 तक वो कन्वर्जन रेट प्रॉपर नहीं आ पा रहा रोहित शर्मा में। नहीं, आई विल नॉट ब्लेम रोहित शर्मा इन दिस गेम। आई थिंक लास्ट मैच में था वो इशू, बट वही मैं अब यहाँ से हम लोग अगले 10 ओवर की बात करते हैं जहाँ से गेम पलटना शुरू होता है। अभी तक तो पूरा का पूरा इंडिया का ये माहौल चल रहा था यहाँ पे, और इनफैक्ट क्राउड में भी अगर मैं एक सेकंड क्राउड की बात कर लूँ, आई एम जेन्युइनली शॉक्ड कि क्राउड क्यों नहीं टर्न अप कर रही है। एंड मैंने एक पेक्यूलर चीज नोटिस करी है कि ये सिर्फ श्रीलंका वाले मैचेस में हो रहा है, जो श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये हाल नहीं है। तो क्या कोई स्टेडियम में कोई कैपेसिटी इशूज हैं, क्या है? आई थिंक मैंने ट्वीट भी करा था ये पूछने के लिए। किसी को बताओ भाई, कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज ऑल्दो इन सेइंग दैट जब श्रीलंका अच्छा खेल रही थी सेकंड इनिंग्स में तब काफी स्टेडियम भर गया था, बट आई एम क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि लोग पहले नहीं देखने के लिए आ रहे हैं मैच। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान तो जब मुझे खाली दिखा था मैं बहुत शॉक था, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान किसी भी कंट्री में कहीं भी हो रहा हो लोग यूजुअली टर्न अप करते ही हैं। एक जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जो मैं सोच सकता हूँ इसके लिए, वो ये है कि इंडियन फैंस जो हैं वो शायद अपने पैसे बचा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है पॉसिबली। मैं और कुछ नहीं सोच सकता इसके बारे में, क्योंकि फ्लाइट से जाना पड़ेगा श्रीलंका, बहुत पैसे खर्च होंगे, होटल लेना पड़ेगा। आई थिंक अभी हमने टिकट्स के रेट्स देखे थे, कुछ जो टॉप टियर टिकट्स हैं वो 7-7 लाख के हैं। तो आई थिंक वो सेंस बनता है कि पैसे बचाए जा रहे हैं शायद। एंड इफ पूरी क्राउड टर्न अप करती है वर्ल्ड कप के लिए, आई डोंट माइंड। बढ़िया है, हाँ भाई, बढ़िया है भाई, वहाँ के लिए बचाओ अपनी एनर्जी। बट हाँ, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट 10 ओवर्स, जो 10 से 20 ओवर के बीच की जो कहानी थी ना, वो बहुत अलग थी। इनफैक्ट मैंने कुछ स्टैट्स भी नोट करे थे, मैं आप सबको बताता हूँ। 109 for 3 था इंडिया का हाल आफ्टर 20 ओवर्स। तो एसेंशियली इन लोगों ने 44 रन मारे बिटवीन 10th ओवर एंड 20th ओवर, राइट। थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल बातें मैं यहाँ पे करूंगा बिकॉज इससे काफी कुछ पता चलेगा हमें। पहली बात तो रन रेट काफी रुक गई। 65 की जो मतलब 65 रन इन 10 ओवर्स मींस 6.5 की रन रेट, वहां से गिर के सीधा 4.4 की रन रेट हो गई इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स। ये एक मेजर ड्रॉप है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग का एक भी विकेट नहीं गिरा था और हम लोग क्रूज कर रहे थे। पिच को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी डबल फेज होने वाली है, बट वहां से स्पिनर्स आने शुरू होते हैं और यहीं पे गेम पलटता है पूरा। यहाँ पे आई वुड काइंड ऑफ से कि क्या श्रीलंका थोड़ा रिग्रेट करेगी कि उन्होंने अपने मेन स्पिनर्स को पहले नहीं लेके आए। आई नो थिकशाने से ट्राई कराया था, बट विलागिला जो भी भाई नाम है उस बंदे का, मतलब भाई उसने तो लपेट दिया पूरी टीम को। भाई लपेट दिया भाई, मतलब क्या खेला है। बैटिंग भी अच्छी करी, काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर, जस्ट 20 years old, एंड भाई जो खेला है वो बंदे ने 5 विकेट लिए। फर्स्टली मैन ऑफ द मैच रहा है इस गेम का, मतलब हारी हुई टीम से मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना बहुत रेयर होता है, बट आई थिंक डिजर्व करता था वो। एंड जिस तरीके से वो पहला विकेट लेता है, शुभमन गिल का मैं बात करूं, इस फेज में 3 विकेट गिरते हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली के। तीनों विकेट जो है वो यही बंदा लेता है हमारा। और आई थिंक रोहित शर्मा और शुभमन गिल को मैं फिर भी एक्सक्यूज कर सकता हूँ। विराट कोहली का मुझे थोड़ा सा हार्ड डन लगा था कि यार क्यों ऐसे, बट अगर मैं डिस्मिसल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, शुभमन गिल का ना मैं जेन्युइनली ब्लेम नहीं कर सकता। बहुत अच्छी डिलीवरी थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना गेम में कहीं भी जरा सा भी हिंट नहीं था कि बॉल इतनी टर्न करने वाली है। तब तक बैट पे बहुत अच्छी बॉल आ रही थी, तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हो, काइंड ऑफ आप जिस रिदम में होते हो वैसे ही खेल भी रहे होते हो।
तो एक बॉल वो पिच कराता है ऊपर, आई थिंक शुभमन गिल का अगर आप साइड एंगल से वो विकेट देखोगे भी ना तो उसने बहुत लंबी स्ट्राइड लेके आगे आया हुआ था, विच इज़ द राइट वे टू डू इट। बट वहाँ से भी वो बॉल की टिप तक नहीं पहुंच पाया, विच मीन्स बॉल में बहुत अच्छा डिप आया था कि वो हाथ से छूटते टाइम शुभमन गिल को लग रहा होगा कि अच्छा हाँ मेरे यहाँ पिच करने वाली है पास में, तो मैं यहाँ तक पैर लेके जाता हूँ, बट बॉल डिप कर गई और थोड़ा दूर पिच कर गई और वहीं से वो बॉल टर्न करती है और एज लेके चली जाती है। तो इनफैक्ट एज लिया था या फिर बोल्ड हुआ था, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा एकदम से, बोल्ड हुआ था, बोल्ड हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो बट वही था बात कि वो घुमा दिया पूरा, उसने खोल दिया उसको। एंड उसके बाद अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, रोहित शर्मा का ऑन दी अदर हैंड शुभमन गिल ने इतना अच्छा फुटवर्क करा, रोहित शर्मा के पैर एकदम वहीं पे अटके हुए थे। आई थिंक रोहित शर्मा, और मैं पता है सब पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, मेरे को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब भी हुई है खेलने में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ही हुई है। ओके, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ एज अ राइट हैंडेड बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा डिलेमा में होते हैं। एक बॉल जो कि पड़ के सीधा निकलेगी और आपके पैड पे लग सकती है, आर्म के साथ आ रही है, हाँ, और एक बॉल जो पड़ के बाहर निकलेगी। एंड देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट ऑल द लेफ्ट हैंडर्स इन द वर्ल्ड, पता नहीं इंसान का हाथ ही ऐसा बना हुआ है, लेफ्ट हैंडर्स की जितनी बॉल पड़ के सीधी जाती है ना उतनी राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स की नहीं जाती। देयर इज समथिंग अबाउट इट, और फिर इसीलिए लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स स्पेशली इतने डेंजरस लगते हैं। तो आई थिंक रोहित शर्मा ने भी वो LBW ना हो इसलिए पैर का मूवमेंट ज़्यादा नहीं किया था, विकेट के सामने नहीं लेके आया था, और थोड़े बहुत बॉल लो भी रह गई और एकदम गड्ढे में निकल गई बीच में से, तो थोड़ा सा हार्ड डन मुझे लगा कि थोड़ा मतलब आई थिंक आई वोंट रियली ब्लेम हिम, थोड़ी सी बॉल का भी क्वालिटी अच्छी थी एंड पिच ने भी थोड़ा सा डबल फेस अपना नेचर दिखाया वहाँ पर। सो ठीक है, ही कुड हैव डन बेटर बट आई कैन अंडरस्टैंड। बट विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुआ, विराट कोहली शुड हैव नोन बाय दैट टाइम इन माई ओपिनियन कि बॉल थोड़ा फंस के आ रहा है। एंड विराट कोहली ने एसेंशियली क्या करा, बैकफुट पे उसको बॉल मिली एंड छोटी बॉल थी, उसको जिस पेस पे उसने एंटिसिपेट किया था कि पड़ के मेरे पास आ जाएगी उसी हिसाब से उसने बैट घुमाया, बट बैट मतलब बॉल पड़ के फंस गया और बैट पहले ही चल गया उसका, तो बैट पहले आ गया और बॉल लेट आई उसके ऊपर, तो वो मिडिल नहीं कर पाया उस चक्कर में और कैच मतलब हाथों में कैच आ गया एसेंशियली। सो थोड़ा सा ऑल्दो वही बात है ना, मैं समझ सकता हूँ इनके पीछे का लॉजिक कि क्यों आउट हुए थे। यूजुअली कोहली के लिए तो मैं ये भी कहूंगा कि ही वॉज दैट ओनली गाय, जैसे मैंने पहले कहा, जो कि तीनों दिन पे बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी है, तो एग्जॉस्टेड भी हो सकता है, थोड़ा वो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड भी शायद कभी कभी उतना काम नहीं कर रहा होता, तो समझ में आती है बातें मुझे। एंड आई स्टिल अप्रिशिएट द फैक्ट कि उसने तीनों मैच 2 ही मैच थे बट तीनों दिनों पे फुल्ली अपना कमिटमेंट दिखाया ऑन द फील्ड, तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ थी। पर उसके बाद भाई अगर हम लोग आगे की बात करते हैं 20 ओवर के बाद, नेक्स्ट 10 ओवर्स पे आते हैं हम लोग 20th to 30th ओवर के बीच में, और यहाँ पे सिर्फ एक विकेट गिरता है, वो भी लास्ट बॉल पे, पूरे जो 10 ओवर का फेज है वहाँ के लास्ट बॉल पे गिरता है। फर्स्टली आई वुड आस्क यू, जो अभी तक मैंने तुम्हें डिटेल्स बताई एंड तुमने भी जितना देखा है मैच, व्हाट वर यू थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट मैच हमने जैसे बैटिंग करी थी, वी नो कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल थोड़े एक साथ हो गए थे, उसके बाद कोहली और रोहित ने पूरा गेम आगे ले गए थे। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स जहाँ पे हमें नीचे वाले बैट्समैन की और ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने देखा कि गिल आउट होता है, उसके जल्दी कोहली आउट हो जाता है, फिर उसके थोड़ा जल्दी रोहित शर्मा आउट हो जाता है, फिर ईशान किशन आता है। आई थिंक ईशान किशन और हार्दिक पांड्या भी वैसे जल्दी आउट हो गया था, बट केएल राहुल सॉरी, ईशान किशन स्पेसिफिकली आई थिंक इज दैट गाय जिसने लाइक पूरा लंबा टाइम लिया अपना, आई थिंक 60 समथिंग बॉल्स खेली थी उसने, एंड 50 की स्ट्राइक रेट से उसने 30 समथिंग रन मारे थे। सो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली 60 बॉल खेल के बैट्समैन जो है थोड़ा सेटल हो जाता है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसी चीज़ को थोड़ा बिल्डअप करेगा और स्टार्टिंग में 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो आगे जाके थोड़ा और बेसिकली थोड़ा चार्जअप करना स्टार्ट करेगा, बट वो चीज़ हमें ईशान किशन की तरफ से देखने को नहीं मिलती, बिकॉज वो भी उसमें आउट हो जाता है। फर्स्टली क्या इसमें उसकी गलती थी इस विकेट में ईशान किशन की? नहीं, मतलब मैं गलती नहीं कहूँगा, आई थिंक थोड़ा बहुत वो टेम्परामेंट का भी इशू है। ओके, ईशान किशन, मैं पहली बात तो ना थोड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ ईशान किशन और केएल राहुल को। मैंने कहा था ना पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कि केएल राहुल का थोड़ा अंडर द रेडार जाएगा इस मैच में भी। मैं इसी पॉइंट पे अब बात करूंगा, विच इज कि यार केएल राहुल ने जितनी भी रन बनाए, आई थिंक कुछ 30 समथिंग, हाँ, और डिसेंट स्ट्राइक रेट पे बनाए थे, कुछ उसने गेम लूज नहीं होने दिया बिल्कुल भी अपने एंड से। आई जेन्युइनली फील कि यार जिस तरीके से उसने गेम हैंडल किया था उस टाइम पे, बिकॉज पिच जिस तरीके से ऑपरेट कर रही थी और विलालगे जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था उसके ऊपर, इट वॉज वेरी ईजी टू गेट इंटिमिडेटेड एंड रैटल्ड एज अ राइट हैंडेड बैट्समैन जब आपके सामने 3 दिग्गज आउट हुए हो। मतलब मैं जानता हूँ गिल का नाम भी दिग्गजों में ले रहा हूँ, वो थोड़ा गलत है, बट समझ रहे हैं आप, फॉर्म वाइज तीनों अभी बहुत टॉप लेवल पे चल रहे हैं। राइट।
तो गेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली क्विक सक्सेशन में आउट हो रहे हैं और आप एक इंजरी से आ रहे हो. आई नो 100 मारी है पिछले मैच में, बट यू स्टिल लैक गेम टाइम. वहां पे उसने जिस मेच्योरिटी के साथ हैंडल करा है, एंड हमने केएल राहुल के साथ यूजुअली ये चीज़ एसोसिएट करी है कि यार जब भी वो मतलब अपना टाइम लेना शुरू करते हैं तो फिर वो स्ट्राइक रेट बहुत लैक करने लग जाती है. उसने वो दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत अच्छा क्रिएट करा. बिकॉज ईशान किशन, जैसे कि तुमने कहा, थोड़ा लंबा टाइम ले रहा था सेटल होने के लिए. तो ये तो मतलब मुझे लगता है केएल राहुल की बात करूंगा यहाँ पे मैं. केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी सिमिलर टू विराट कोहली वंस अगेन, कि वो शॉट थोड़ा पहले चला गया और बॉल लेट आई, तो इसीलिए वो कॉटन बोल्ड हो गया अल्टीमेटली केएल राहुल. और मतलब 29th ओवर की 30th ओवर की लास्ट बॉल पे आउट हुआ था पूरे फेस का. वरना ये जो 10 ओवर का फेस था बहुत क्रूशल था इंडिया के लिए, रीबिल्डिंग के लिए. एंड आई थिंक को बहुत अच्छा खेला केएल राहुल यहाँ पे. एज फार एज ईशान किशन इज कंसर्न, पहली बात तो कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार केएल राहुल इस बार नंबर 4 पे है और ईशान किशन ईशान किशन इस बार नंबर 4 पे आया एंड केएल राहुल नंबर 5 पे आया था. उल्टा हुआ था इस बार, एज अपोज टू द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान जहाँ पे केएल राहुल नंबर 4 पे बैटिंग करने आया था. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? आई विल आस्क यू फर्स्ट. बट इज दिस बिकॉज क्योंकि वो थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए जा रहे थे? नहीं सीखना पड़ेगा तुम्हें. बेसिकली क्या हुआ था कि विलालगे जब बॉलिंग कर रहा था, लेफ्ट आर्म बॉलर था, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, और सारे राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे. तो आई थिंक वहां पे इसीलिए ईशान किशन को ऊपर भेजा गया क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म को काउंटर कर सकता था. एंड एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इट इज रिलेटिवली ईजियर टू प्ले आउट अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, बिकॉज लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर यूजुअली राउंड द विकेट्स डालता है. तो वहां से लेफ्टी के लिए बॉल पड़ के बाहर भी जा रही है तो वो स्टंप्स को मिस कर जाएगी, और अंदर आ रही तो वो तो रेडी है ही बैट लेके सामने. एज अपोज टू राइट हैंडेड बैट्समैन जहाँ पे अगर बॉल सीधी पड़ के जा रही है तो उसके अंदर आ रही है बॉल, अब बाहर निकल रही है तो फिर एज ले सकती है. तो आई थिंक लेफ्टी को इसलिए लाए थे विद द टर्न खेलने के लिए, थोड़ी ईज होती है. एंड आई थिंक राइट डिसीजन था बिकॉज एज आई सेड ईशान किशन पहले बैटिंग करने आया केएल राहुल से, वहां पे पूरी इनिंग्स को काम डाउन करा. एंड आई नो स्ट्राइक रेट वॉज जस्ट ओवर 50, बहुत इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट नहीं थी, इसीलिए आई थिंक थोड़ा इम्पेशेंट होकर वो आउट हुआ है. जो जिस तरीके से वो आउट हुआ मुझे यही लग रहा था पर्सनली. तो आई वोंट, मतलब यार देखो अभी ही स्टिल न्यू टू द टीम. आई विल स्टिल से कि आई नो 26 कुछ का होने वाला है वो, बट एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है उसका. तो और बहुत ऑन एंड ऑफ टीम रहा है और बहुत पोजीशंस भी उसकी शफल हुई है. तो अभी पिछले 4-5 मैच से वो लगातार 50 मार रहा था, और आई थिंक इस मैच में भी बहुत अच्छा खेला है इन माय ओपिनियन. बहुत अच्छा रिबिल्ड करने में हेल्प करा है. डेफिनेटली शुड हैव प्लेड लॉन्गर, एक बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी यहाँ पे. एंड अल्टीमेटली आपका एम वही होना चाहिए जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो कि एक टाइम पे युवराज और रायना लिया करते थे. बट आई विल स्टिल से कि कमेंडेबल फीट थी बिकॉज पिच भी बहुत डिफिकल्ट थी खेलने के लिए. मतलब इंडिया ने 200 कुछ का टारगेट ही डिफेंड कर लिया, मतलब 212 समथिंग कुछ का टारगेट था अल्टीमेटली. 220 से कम रन थे, राइट. और उसमें भी आप 40 के मार्जिन से जीत रहे हो, तो goes on to show कि पिच कितनी मुश्किल थी बैटिंग के लिए. वैसे गिवन हाउ ईशान किशन इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, अगर श्रेयस अय्यर बाई चांस वापस आते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, वुड यू टेक हिम इन योर टीम? आई थिंक श्रेयस अय्यर का तो वैसे भी नहीं लेंगे वो लोग, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म, बिकॉज अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो इंजरी दोबारा पिक करेगा कि नहीं करेगा. अगर केएल राहुल, ऑल्सो नोटिस हाउ केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ईशान किशन. इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसका मतलब यही है कि ईशान किशन को हम लोग फिर भी निकाल सकते हैं, बट केएल राहुल को मान के चल रहे हैं कि फिट है तो खेलेगा ही खेलेगा. तो वो कीपिंग भी पूरे 50 ओवर कर रहा है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है दोनों मैचेस में. तो आई थिंक फिटनेस का तो इशू नहीं है, फॉर्म का है अभी हमें पता चल जाएगा जब 3-4 मैचेस लगातार खेलेगा. बट फिटनेस वाइज ही इज ओके, एंड अगर वो फिट होगा तो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ हिज फॉर्म वो खेलने ही वाला है, राइट. सो आई थिंक नंबर 4 का स्पॉट इन दोनों के बीच में शफल होगा डिपेंडिंग ऑन कौन बॉलिंग कर रहा है, जैसे कि हमने इन दोनों गेम्स में देखा अभी. एंड ईशान किशन के लिए मैं यही कहूंगा कि आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉन्गर रन. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन दे सकता है जस्ट इन केस केएल राहुल को कुछ हो जाए तो. एंड जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, तुम किस बेसिस पे उसको निकालोगे? एग्जैक्टली. सो एक डायमेंशन ऐड करता है, अटैकिंग बैट्समैन है, आई थिंक डिजर्व करता है, यस प्रूवन हिमसेल्फ. तो श्रेयस अय्यर को, बिकॉज एट दिस मोमेंट जस्ट 2-3 वीक्स अवे फ्रॉम वर्ल्ड कप, आई डोंट वॉन्ट टू रिलाई कम्प्लीटली ऑन अ प्लेयर जो कि खुद ही श्योर नहीं है कि वो इंजर्ड है कि नहीं है. इट्स टू रिस्की राइट नाउ. सो I'd say कि मतलब लेट्स पुट हिम इन द रिजर्व्स राइट नाउ अलॉन्ग विद somebody like सूर्य कुमार यादव मे बी. बट अभी स्टार्ट शायद केएल राहुल और ईशान किशन ही करने वाले हैं. यहाँ से जब ये विकेट दोनों गिरते हैं अल्टीमेटली ईशान किशन भी आउट होता है. आखिरी के 20 ओवर्स में इंडिया कोलैप्स करना शुरू करती है. हार्दिक पांड्या और जडेजा को दोनों को मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हुए हैं. काइंड ऑफ अनप्लेएबल टाइप का था, तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा उनको. एंड यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा
जो कि तुम भी अपना इनपुट देना इस पे। हमें लास्ट पॉडकास्ट में ही बात करी थी कि कैसे लोग कह रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए, एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए। आज अक्षर पटेल ने 6 डाउन पे आके वो 26 कुछ रन मारे जो कि बहुत वैल्यूएबल थे। आई नो बॉलिंग से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, बट मेरा पॉइंट वही है जो मैंने पहले कहा था कि हमारी बॉलिंग में इतना टैलेंट है कि एक जो सपोजिट एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाए बिना भी हमने 40 रन के मार्जिन से इस ग्राउंड पे टीम को ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका को उनके घर पे ही, जो कि 13 कंसेक्यूटिव मैचेस थे अनबीटन थे। तो मतलब डोंट यू थिंक कि यहाँ पे ये सही करा है डिसीजन लेकर कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया जाए? आई थिंक बैटिंग डेप्थ तो है ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी इवन इन वर्ल्ड कप आगे जाके, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि हम लोग इतना ज़्यादा रिलाई कर सकते किसी पे भी, चाहे हमारा टॉप ऑर्डर हो चाहे हमारा मिडिल ऑर्डर हो, क्योंकि वी हैव आवर मोमेंट्स जब हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम लोग नहीं कर पाते। तो रिगार्डलेस मेरे को लगता है कि बैटिंग डेप्थ तो चाहिए ही चाहिए। एंड जितने बॉलर्स अभी हमारे पास हैं भी, जैसे इस मैच में हमने देखा, उससे भी हमने अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल ली थी। सो बैटिंग डेप्थ इज नेसेसरी भाई। मतलब वही मैं फिर से वही कहूँगा कि अलॉन्ग विद आई थिंक अक्षर पटेल जो भी थोड़ा बहुत साथ मिला है सब लोगों को, वो बहुत क्रूशल रहेगा इन गेम्स जब हम लोग इंडिया में खेलेंगे वर्ल्ड कप को। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज हमने पूरा साल देखा है, स्टडी करा है ओडीआईस को इंडिया के अंदर जो खेले गए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि यार बहुत पाटा विकेट्स मिलने वाली हैं और यहाँ पे वंस अगेन आप जितने बड़े टोटल्स खड़े कर सकते हो उतना अच्छा है। हाँ। तो अब बैटिंग डेप्थ होगी तो हमारे जो स्टार्टिंग के बैट्समैन हैं गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब एक फ्री माइंड से होकर खेल सकते हैं विदाउट टू मच प्रेशर। एंड यहीं से अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, विच इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन फॉर दिस आर्ग्यूमेंट दैट आई हैव, कि हमारे बॉलर्स में इतना टैलेंट है। फर्स्ट इनिंग्स के बाद सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया जो है ना स्पिनर से स्टार्ट करवा दे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, पेसर से कुछ काम होने नहीं वाला। बट क्रेडिट टू रोहित शर्मा हियर एज वेल एज अ कैप्टन। पहले के 10 ओवर में 5 ओवर बुमराह के, 5 सिराज के, 39 for 3 कर दिया था। मतलब पूरी गिल्ली खोल दी थी श्रीलंका की, कोई कमी नहीं छूटी थी। पेसर्स ने ऐसी विकेट पे परफॉर्म करके दिया जहाँ पे इंडिया फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईस इंडियन टीम ने अपने पूरे के पूरे 10 विकेट सारे स्पिनर्स पे लूज करे। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है। और वंस अगेन शाउट आउट टू श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप, 14th कंसेक्यूटिव गेम में इन लोगों ने दूसरी टीम को ऑल आउट करा है। भाई आई जेन्युइनली फील इस रिकॉर्ड के बारे में ना इनफ बातें नहीं करी जा रही, क्रेडिट नहीं मिल रहा इस चीज को। कोई और मेन टीम करती ना ये, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत बातें होती हैं इस चीज की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 14 मैचेस से लगातार अपनी दूसरी टीम के 10 विकेट ले रहे हो। बहुत रेयर फीट है ये। आई वुड लव फॉर समबडी, जितने मेरे लिसनर्स हैं, आप कमेंट करके बताना इफ समबडी नोज किसी भी ऐसी टीम ने इतनी लंबी कोई स्ट्रीक बनाई है कभी ओडीआईज में। आई डाउट कि 14 मैचेस तक लगातार आप दूसरी टीम को ऑल आउट कर रहे हो। तो मतलब ग्रेट शाउट आउट टू द श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप फॉर श्योर। बट अगर मैं अपनी बॉलिंग लाइनअप की बात करूं, ऐसी विकेट जहां पे 10 के 10 विकेट जो है स्पिनर्स लिए थे, वहां पे बुमराह, सिराज ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बुमराह को तो यार मुझे लग ही रहा था कि कहीं से 1 साल से खेला नहीं है। मतलब क्रेडिट टू हिम भाई। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? एक इंजरी स्केयर आया था बीच में जहां पे आई थिंक सारे इंडियन फैंस की सारी जान निकल गई थी, जब वो भागते हुए जब उसका फॉलो थ्रू कहते हैं ना उसे, हाँ, फॉलो थ्रू में उसका जब एंकल ट्विस्ट हुआ था भाई, दैट वाज स्कैरी। अगर कुछ हो जाता ना उस चांस पे तो एशिया कप की वो हो जाता, पूरा इंपॉर्टेंस दिख जाती है। मतलब वही बारिश का चक्कर था, मुझे लगता है। एक तो कोई भी मैच ना यहाँ पे बारिश के बिना तो खत्म ही नहीं होता। हाँ। चाहे 5 मिनट के लिए हो, लेकिन होगी जरूर। तो आई थिंक वो एक लकी एस्केप था हमारे लिए। बट फुल क्रेडिट टू वंस अगेन बुमराह एंड सिराज। और यहाँ पे मैं बाकी बॉलर्स की बात करूँ, नेक्स्ट जो फेज था, अगले 10 ओवर थे, 10th to 20th ओवर, वहां पे श्रीलंका ने थोड़ा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया था। एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ, 79 for 5 हो चुकी थी। एंड कुलदीप यादव ने ही वो 2 विकेट लिए थे क्रूशल, जो कि ऐसा भी नहीं था कि पूरे टाइम इंडिया चढ़ी हुई थी। श्रीलंका अपना ट्राई कर रही थी बीच बीच में रीबिल्ड करने का। तो मतलब आई थिंक श्रीलंका धीरे धीरे गेम में वापस आ रही थी। और फिर जो अगले 10 ओवर होते हैं 30th to 40th, वहां पे तो एक जेन्युइन चांस बना लिया था श्रीलंका ने। ट्रू। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द लास्ट 10 ओवर्स जहाँ पे ऐसा था कि कुछ आपको 50 रन चाहिए और 80 बॉल कुछ थी। तो रन रेट का तो कोई इशू ही नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट सेविंग द विकेट्स। और यहाँ पे मैं 2 और बॉलर्स की तारीफ करूंगा, जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने 5 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे, 2.8 की इकोनॉमी सिर्फ, और एक क्रूशियल विकेट भी निकाला। सिमिलरली फॉर जडेजा आई थिंक 10 ओवर में या फिर 8 ओवर में कुछ 33 रन दिए सिर्फ, और विकेट भी लिया एक। और यहाँ पे
सूर्य कुमार यादव की बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ट्रू। जब ऐसा लग रहा था कि गेम शायद हाथ से निकल रहा है और हमें 3-4 विकेट चाहिए थे, तब सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है डाइव मार के एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर, आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो। इज दिस समथिंग दैट वी कैन सी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल कि सूर्य कुमार यादव हमारे जैसे सेकंड इनिंग्स में अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग्स में हम लोग उसे बुला लिया एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर? मतलब हाँ, आई थिंक जेन्युइनली कर सकते हैं इस बात को। हमने ये चीज, आई रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप में सुरेश रैना रेगुलरली नहीं खेल रहा था स्टार्टिंग में, हर मैच नहीं खेल रहा था, बट द काइंड ऑफ लेवल दैट ही हैज ऑफ फील्डिंग स्किल्स इनएविटेबल था कि वो हर मैच में फील्ड पे होता ही होता था। राइट। तो आई थिंक वो सेम चीज़ हम लोग स्काई के साथ देख सकते हैं। स्काई बहुत रिलायबल कैचर लगता है मुझे, एंड बहुत बड़ा एसेट प्रूफ का मतलब हो सकता है वो, स्पेशली गिवन कि आप बुमराह और सिराज जैसे लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहोगे। 9 मैचेस आपको लगातार खेलने और किसी भी फास्ट बॉलर को थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। तो आपको जहाँ थोड़े बहुत ओवर्स का रेस्ट मिल रहा है बीच में कि आप बाहर जा सकते हो पवेलियन में थोड़े टाइम के लिए, स्काई वुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट जो कि आएगा फील्डिंग करने के लिए। तो वंस अगेन अ वेरी सेफ बेट विद द कैचेस एंड सुपर इम्प्रेस विद दिस कैच यार। राइट। बट यहाँ से आखिर के 2 विकेट्स बचे हुए थे, एंड फिर वही बात आती है, उसी इंसान की बात करेंगे। थोड़ा सा क्रूशियल हो रहा था गेम जीतने के लिए और कुछ भी हो सकता था, बट इट वॉज वंस अगेन कुलदीप यादव जिसने वो पूरी टेल खत्म करी बिना टाइम वेस्ट करे, अल्टीमेटली वंस अगेन एंडिंग अप विद 4 विकेट्स। आई थिंक इस मैच के जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होंगे हमारे लिए, बैटिंग में आई थिंक रोहित शर्मा एंड बॉलिंग में कुलदीप यादव क्लियरली। राइट। कुलदीप यादव का भी यार आई वुड से, देखो ना, टेल को भी आउट करना एक आर्ट होती है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी आउट कर सकता है। आई थिंक टेस्ट मैचेस हम लोग अश्विन को इसीलिए इतना प्रेज करते हैं कि टेल एंडर्स को भी इंटाइस करके आउट करना बहुत बड़ी आर्ट होती है। एंड क्रेडिट टू कुलदीप यादव है, जो लाइन और लेंथ पे उसने बॉलिंग करी है बहुत कमेंडेबल है, और उसीलिए उसको विकेट्स मिल भी रहे। आई थिंक वंस अगेन अ मेजर बेट फॉर अस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर्स आई हैव सीन फ्रॉम इंडिया अलोंग साइड मे बी मोहम्मद सिराज। बहुत मजा आया भाई देख के। हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस? आई थिंक मेरे लिए तो एक तरीके से वैसे 10 on 10 ही हुई, क्योंकि ऑफन टाइम्स वी सी कि हम लोग बॉलर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता अल्टीमेटली। ऑफन क्या हम लोग मोस्टली हर मैच में ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि मान लो और किसी बैट्समैन ने सेंचुरी मार दी और किसी बॉलर ने 5 विकेट हॉल ले लिया, हम लोग यही सोचते हैं कि सेंचुरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अल्टीमेटली। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलने वाला था। विराट कोहली और केएल राहुल ने 100 मारी थी पिछले गेम में, और सब लोगों का नैरेटिव वही था, अभी हम भी यही बात कर रहे थे। मैंने इसीलिए जानबूझ के बोला था ये कि विराट कोहली के ऊपर बहुत वो था, स्ट्रेस था कि वो हर 3 दिन ऊपर खेला है। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए विच इज इक्वल टू अ सेंचुरी, और यहाँ पे आके फिर से 4 विकेट लिए। केएल राहुल और विराट कोहली ने उतने रन नहीं मारे थे इस बार, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो आई थिंक ये भी वही वंस अगेन एक बॉलर डिजर्व करता है उतनी प्रेज होता क्रेडिट। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू कुलदीप यादव यार, कि वहाँ पे उस बंदे ने परफॉर्म करके दिया, मैंने ट्रूली मैटर्ड। सो ऑल एंड ऑल अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ऑन पेपर हम लोग 40+ रन से जीते हैं विच इज अ बिग मार्जिन, बट जो भी मैच देख रहा था, इन माई ओपिनियन दिस वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग गेम आफ्टर श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान जो हमने देखा था। पॉसिबली उसके बाद सबसे थ्रिलिंग गेम यही था। ऑन पेपर बहुत बड़ा मार्जिन लग रहा है, बट जिसने भी मैच देखा वो जानता है कि हाल कुछ और था, विच इज अगेन द ब्यूटी ऑफ द गेम। सो यहाँ से भाई लेट्स रैप अप। स्विच करेंगे हम लोग? नहीं, स्विच करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है, विच इज कि इंडिया पहले तो क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, जो कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। बट अगला हमारा ओपोनेंट कौन हो सकता है? कौन होगा? वहां पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। राइट। और अगर बाय चांस बारिश हो जाती है और गेम जो है वो ड्रॉ हो जाता है तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी। बांग्लादेश इज आउट ऑफ द गेम। तो बांग्लादेश के साथ आई थिंक इंडिया के लिए भी वो प्रैक्टिस गेम है, एंड बांग्लादेश के लिए भी काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस वार्म अप गेम है फॉर द वर्ल्ड कप। सो वो उस गेम की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, ऑल्दो उसको भी कवर करेंगे हम लोग इस पॉडकास्ट पे फॉर श्योर। बट आई विल आस्क यू, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्रिकेट के सेगमेंट का, हु वुड यू वांट टू विन दैट गेम? ओ पाकिस्तान। व्हाई? मुझे इंडिया पाकिस्तान फाइनल चाहिए कुछ भी करके। अब वो बात है कि अगर उधर भी बारिश हो गई तो फिर से एक सॉर्ट ऑफ मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक तरीके से हम लोग क्या 3 मैच तो देख ही चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो थोड़ा वो ऑडियंस सैचुरेशन वाली बात आ जाती है। बट अगेन मुझे लगता है कि श्रीलंका भी जिस फॉर्म में है, आई थिंक चाहे पाकिस्तान आए चाहे श्रीलंका आए, इट इज गोइंग टू बी इक्वली डिफिकल्ट। भाई मैं मतलब आई वुड ऑल्सो वांट इंडिया पाकिस्तान, ऑफ कोर्स फॉर दैट रीजन कि मजा आता है, नैरेटिव बनता है, व्यूज भी ज्यादा आएंगे। बट जो अदर हाफ ऑफ द सिचुएशन है वो ये है कि आई थिंक श्रीलंका ज्यादा मुश्किल होगी हराने के लिए। ओके, व्हाई डू यू से सो? क्योंकि रिकॉर्ड ही देख लो ना, हर बार ऑल आउट कर रहे हैं। ये वाला मैच भी इतना क्लोज था, एंड अगर श्रीलंका टॉस जीत गई होती और उनको अपनी मर्जी करने को मिला होता, आई वंडर अगर गेम इतना क्लोज होता कि नहीं होता।
सो आई थिंक दैट वुड बी अ मच टफर चैलेंज राइट नाउ. आई थिंक पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, बहुत बड़ा एक मोरल बूस्टर होगा, एक वन अप मिलेगा उनके ऊपर. एंड आई वुड लव फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई एंड पॉसिबली देन वी कैन होपफुली इजीली डिफीट देम. वरना कोई एक फायर क्रैकर गेम भी मिले तो आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग. सो आई थिंक मैं तो प्रेफर करूंगा पाकिस्तान को ही, बिकॉज मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान होगा, वो टीम ज़्यादा आसान होगी हराने के लिए. श्रीलंका एट होम यू नेवर नो, जिस तरीके से खेल रहे हैं, जो रिकॉर्ड चल रहा है, आई थिंक आज ही बहुत क्लोज फाइट दी थी. सो यू कैन नेवर से कि हम लोग आराम से जीत सकते हैं. पाकिस्तान के साथ वी माइट हैव अ बेटर चांस. सो लेट्स सी क्या होता है, वही बहुत जल्दी पता चलेगा. बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि बढ़िया मैच होने वाला है. और होपफुली इस बार एशिया कप जीतेंगे. श्रीलंका पिछली बार जीती थी, इस बार शायद इंडिया जीते. मेजर बूस्ट टू आवर वर्ल्ड कप होप्स एज वेल. बट यहाँ से चलते हैं, फुटबॉल की बातें करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे? सबसे पहले कल रात को अर्जेंटीना का मैच हुआ था. ऑल्दो जिनको नहीं पता, मेसी खेले नहीं थे मैच में. सरप्राइजिंगली, क्योंकि मेरे को लगा था कि स्क्वाड में तो होगा यार एटलीस्ट, क्योंकि एक बार स्क्वाड में भी नहीं था. ऑल्दो मैच देखने आया था वो खूब हंसी मजाक भी चल रहा था वहां पे. फर्स्टली व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स, कैसा रहा मैच? भाई मेसी खेलने नहीं आया, बट उससे मेन चीज क्या हुई, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द स्क्वाड. नंबर 10 किसी और को मिल गया. हाँ, ये पहली बार हुआ आई थिंक. एंजेल कोरिया को मिला था. नहीं, पहली बार नहीं हुआ, अपेरेंटली पहले भी हो चुका है ऐसा. अच्छा, ओके. बट मुझे तो लगता है कि क्या ही जरूरत थी यार, मतलब ना वो खेलना है, ना कुछ ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. बट आई थिंक कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए. वो नंबर्स का कई बार कंस्ट्रेंट होता है ना कि आपको ये नंबर्स अलॉट करने ही पड़ेंगे. एंड क्वालिफायर्स है तो शायद स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. बट हाँ यार, मतलब ये थोड़ा रेयर साइट होती है. एंड आई वंडर इफ अर्जेंटीना कैन रिटायर दिस नंबर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? रिटायर करना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा. एंड क्योंकि स्पेशली बिकॉज डिएगो मैराडोना के बाद भी नंबर रिटायर नहीं किया गया था. एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेसी, आई डोंट नो, मतलब इट मेक्स मी वंडर कि क्या मेसी एक्चुअली चाहता होगा कि ऐसा हो भी. क्योंकि अगर मेसी बोलेगा कि नहीं करो यार, तो फिर ऑब्वियसली नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली. आई थिंक मेसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, करे या ना करे. तो आई थिंक ही वुड फील ऑनर्ड अगर ऐसा होता है तो. आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें. बट हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब डिएगो मैराडोना के बाद नहीं हुआ, हु वॉज अंटिल 2020 लिटरली 2021 तक इनफैक्ट वॉज कंसिडर्ड मच ग्रेटर ऑफ अ फिगर दैन लियोनेल मेसी इन अर्जेंटीना इटसेल्फ. तो जब मैराडोना के बाद भी वो चीज़ नहीं हुई कैंसिल ऑफ, तो फिर मेसी के बाद क्यों होगी? बट द क्वेश्चन इज कि मैराडोना के बाद मेसी आ चुका था. एंड क्या मेसी के बाद कोई अभी हमें दिख रहा है आने वाला? अगर ऐसा होगा, अच्छा लेट्स आस्क यू हाइपोथेटिकली, अगर किसी को नंबर 10 मिलेगा अभी, मान लो मेसी अगले साल कोपा के बाद रिटायर हो जाता है, तुम किसको देखना चाहोगे? अल्वारेस एज नंबर 9 दो. उसको मिला हुआ नंबर 9. आई थिंक लोटारो का कुछ और नंबर है ना. हाँ. डिफिकल्ट आई थिंक. काफी सारे प्लेयर्स हो सकते हैं. इवन एंजो कुड बी अ गुड शाउट फॉर इट, क्योंकि बट एंजो की भी बातें करनी है वैसे हमें. बहुत बढ़िया खेल रहा है. राइट. आई थिंक जितने अभी हैं, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा किसी यंगस्टर को ही मिले नंबर. अल्वारेज चलो नंबर 9 से खुश है तो ठीक है. गर्नाचो? ओह नहीं, गर्नाचो नहीं. क्यों? गर्नाचो को 7 दो भाई. डिमारिया है ना 7? डिमारिया आई थिंक 11 है. अच्छा, ओके. 7 किसका है? डिपॉल. अरे बढ़िया. डिपॉल आई थिंक इज हियर टू स्टे भाई. तो हाँ, हो सकता है यार, हो सकता है गर्नाचो को मिल जाए. ऑल्दो आई डू थिंक कि अगर भाई, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट. हाँ, अभी तो नहीं करता, वैसे भी नहीं करता भाई. बट आई मीन चलो, बट हाँ भाई, हु एल्स देन? मतलब आई थिंक एंजो हो सकता है. एंजो इज अ गुड शाउट. एल्वारेज का पता नहीं मुझे. नहीं होता है तो क्या पता मैकलिस्टर को दे रहे, क्योंकि ये सारे जबरदस्ती किसी को देने वाली बात हो रही है. मतलब मैं चाहूंगा किसी बच्चों में से किसी को दिया जाए. बच्चे नहीं है भाई ये लोग. अरे मतलब 27-28 साल के हिसाब से बच्चे हैं. हाँ, तो बच्चों को मिले. हाँ, मतलब आई जस्ट होप कि जिसको ही मिले वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करे. बिकॉज हम बारसा में देख रहे हैं कैसे वो चीज़ रुइन हो रही है धीरे धीरे. तो आई होप कि अर्जेंटीना में ना हो. बट इवन इफ आई थिंक ऑफ एनी नेम, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई एक. आई थिंक डिमारिया एक ऐसा बंदा है जो कि मेसी के प्रोफाइल का होता है. डिबाला आई थिंक चाहेगा नहीं. अब वैसे भी क्या ही पॉइंट नहीं है उतना. सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू इमेजिन समबडी एल्स टेकिंग दैट नंबर. राइट. बट थोड़ा वियर्ड लगा मुझे जब सुना मैंने ये कि मेसी ने अपना जर्सी नंबर जो है आज किसी और को दिया हुआ है फॉर ऑफ द सीजन्स. बट कमिंग ऑन टू द गेम, भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस यार. मतलब आई थिंक तुमने तो इतना गेम नहीं देखा था, बट इफ आई हैव टू सम इट अप, पहले के आई थिंक हर अर्जेंटीना के मैच में पहले के 10-15 मिनट थोड़े से टेंटेटिव से रहते हैं. बट जैसे वो सेटल हो जाते हैं उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग देम. अर्जेंटीना ने स्टार्टिंग से ही आई थिंक एक इंटेंट दिखाया था कि मेसी के बिना भी हम कुछ कर सकते हैं. सिर्फ मेसी रिलायंट नहीं है हम. और ये बात हम अभी रोनाल्डो के लिए भी करेंगे जब पोर्चुगल पे आएंगे. बट आई थिंक यहाँ पे एक जो मुझे बेनिफिट लगा
मेसी के साथ वो ये है कि एटलीस्ट एज ऑफ नाउ एक बहुत ही डायरेक्ट मैच टू मैच रिप्लेसमेंट मिला हुआ है उसको इन द नेम ऑफ डिमारिया. डिमारिया ने लिटरली वही काम करा है जो कि मेसी करता है. वही राइट विंग से स्टार्ट करा है, 2 असिस्ट दे दिया फिर से. मेसी की जगह वही क्रिएटर बना हुआ था, वही वो ड्रिबल्स निकाल रहा था, वही वो रन्स बना रहा था, वही वो पासेस निकाल रहा था. एक बहुत ही सीमलेस जो है ना, एक उस रोल को ना मतलब कैंसिल आउट नहीं करना पड़ा. सेम फॉर्मेशन खिलाई, सेम टैक्टिक्स खिलाए, बहुत सीमलेसली डिमारिया उसके जगह पे फिट इन हो गया. आई थिंक अर्जेंटीना ब्लेस्ड इस मामले में कि मेसी हटा भी तो कौन आया भाई, डिमारिया ऐसा प्लेयर है. राइट. सो आई थिंक वहाँ पे बहुत ही सीमलेसली अर्जेंटीना ने परफॉर्म करा. और जो क्वेश्चन था कि मेसी के बिना हम लोग कैसे खेलेंगे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मुझे ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज डिमारिया जैसा प्लेयर है. डिबाला को आई डोंट नो वाई हम लोग क्यों नहीं बिल्कुल भी कंसिडर कर रहे, बट अगर कभी करेंगे आई थिंक वो भी वो रोल निभा सकता है एक लार्ज एक्सटेंट तक, स्पेशली अगेंस्ट वीकर टीम्स आई वुड से. तो मतलब अगर बिकॉज मेसी इज नाउ 36 और शायद आने वाले 1-2 सालों में वो उतना ना खेलना चाहे, तो जैसे उसने आज ऑफ लिया वैसे ओकेजनल ऑफ्स वो ले सकता है विदाउट वरिंग कि हम लोग क्या जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे. एंड एंजो फर्नांडिस की बात करूँ, पहला गोल मारा है. एक तो ना एंजो फर्नांडिस को मैंने नोटिस करा है, उस बंदे को एक तो पहली बार रेगुलर स्टार्टर बना दिया है अब ऑफिशियली जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है. जो उसका रोल है ना ऑन पेपर और जो उसकी प्रोफाइल थी इनिशियली वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर की थी. But I see him making those runs in the box. Okay. Kind of like what De Jong did under Koeman. थोड़े मुझे parallels दिखते हैं. So who is the guy that stays behind then? De Paul? I mean वो नहीं ऐसा नहीं है, वो भी पीछे आता है, जो फर्नांडिस से पीछे आता है, but he has been given the liberty to shoot. और दूर से long range shoot भी मारता है. क्योंकि अच्छी भी है उसकी. अच्छी है surprisingly and he is very good on the ball भाई. तो आई थिंक वही है ना कि वो टैलेंट रुक नहीं रहा अर्जेंटीना का. नई जनरेशन जो आई है इसमें भी इक्वल लेवल ऑफ टैलेंट है. राइट. सो वेरी ब्राइट फ्यूचर एज फार एज द मिडफील्ड इज कंसर्न. मैकअलिस्टर भी आई थिंक अभी 23-24 साल का ही है. लॉन्ग वे टू गो. डिपॉल भी अभी आई थिंक एक और वर्ल्ड कप खेल सकता है आराम से. जैसे उसकी प्रोफाइल आई थिंक उसको टेक्निकलिटीज चाहिए भी नहीं. तो बहुत बढ़िया लगा गेम देखकर ओवरऑल. अल्वारेस की मैं बात करूँ, अल्वारेस के पास कुछ चांसेस थे आई थिंक जो कन्वर्ट कर सकता था. आई थिंक एक बार तो पोस्ट पे भी लग गया उसका. तो थोड़ा सा मुझे लगता है इट वाज नॉट मेंट टू बी फॉर हिम टुडे, बट वरना he was right up there in the game. So would you say कि लोटारो मार्टिनेज से better perform करता है अल्वारेस basically जब भी वो start करता है, like he's a better fit for the team? I don't think we have enough data sample for that. Okay. अभी उसने कितनी मैचेस हैं जो कि स्टार्ट करे उसने, बहुत कम है. यूजुअली वो एज अ सुपर सब ही आता है. बट हाँ ये जरूर है कि वो जितनी प्रेसिंग करके देता है ना और जैसा भाग रहा होता है वो क्लियरली डिफरेंस दिखता है. और वो आज भी दिख रहा था. इनफैक्ट एक चांस था जो कि अल्वारेस ने लिटरली सिर्फ प्रेसिंग करके क्रिएट करा. जो दूसरी टीम का डिफेंडर था बोलिविया का, वो हड़बड़ा रहा था, पीछे से वो भाग के आया और बॉल छीन के ले गया प्रेस करते करते. आई कांट इमेजिन दिस हैपनिंग विद समबडी लाइक लोटारो मार्टिनेज. वो उतना प्रेसिंग नहीं करेगा. सो अल्वारेस के पास वो एबिलिटी तो है अभी, कितना स्टैमिना है, एज इज ऑन हिज साइड, ऑल्दो सो इज फॉर लोटारो मार्टिनेज एज वेल. बट अल्वारेस उस प्रोफाइल का प्लेयर मुझे लगता है फॉर श्योर. और ऑल एंड ऑल भाई ग्रेट परफॉर्मेंस. 3-0 जीतते हैं. बहुत ही जल्दी रेड कार्ड भी मिल गया था बोविलिया को. हाँ मतलब ये क्या सीन बोविलिया कह रहा हूँ मैं, बोलिविया. जितने भी साउथ अमेरिकन मैचेस होते हैं आई थिंक इसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं किसी ना किसी को रेड कार्ड मिलने वाला है भाई, क्योंकि बहुत रफ होते हैं. हाँ मतलब अभी मैं इसका कंपैरिजन करूंगा यूरोपियन मैचेस से. मुझे बड़ा वो लगता है, बड़ा स्टूपिड चीज लगती है यार. आई थिंक वहाँ पे ना गेम थोड़ा थोड़ा कल्चर वैसा है. इनफैक्ट मैं आई एम प्रीटी श्योर हमने कोपा भी जब भी जितनी बार भी देखा है ऐसे कई सारे फाउल्स भी होते हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं और वो यूरोप में नहीं होंगे इग्नोर, क्योंकि उन फाउल्स को यूरोप में वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन साउथ अमेरिका में जिस टाइप के फाउल्स होते हैं उनके सामने वो कुछ भी नहीं है. तो कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है. द गेम देयर इज मच मोर फिजिकल एंड रफ. तो वो तो दिखता ही था, वो एक्सपेक्टेड था मुझे. बट ऑल एंड ऑल यार बढ़िया था. मतलब मैच आई थिंक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस और एक बहुत पॉजिटिव रहेगा. आई थिंक लियोनेल स्कैलोनी को भी एक बहुत शांति मिलेगी दिमाग में कि चलो मेसी के बिना भी मेरे कुछ ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. तो एक वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था. राइट. बट यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अगेन मेसी की बात हमने करी है तो वी हैव टू टॉक अबाउट पोर्चुगल एंड रोनाल्डो एज वेल. पोर्चुगल पे आते हैं जो कि उनकी अपनी हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट विक्ट्री थी 9-0 की. भाई क्या मतलब मैं थोड़ा रैंट करने वाला हूँ. अच्छा, भाई यही सब देख के मुझे लगता है कि क्या मजाक बना रहे हैं. ओके यार यूरोपियन क्वालिफायर्स फॉर अ गुड टीम इज अ जोक भाई. हाँ ट्रू है. मतलब ये क्या तुम गोल्स मर्चेंट बन गए हो भाई. ये तो मुझे लगता है कि पोर्चुगल हैज सम मतलब कुछ बीफ है उनका क्या लक्सेमबर्ग के साथ. भाई कैसे मिल जाती है बार बार. नहीं मिलती तो है ही, और ये लोग मतलब तोड़ देते हैं भाई, पीटते हैं पकड़ के, गिरा के मारते हैं यार. 9-0 तो मैं सोच भी नहीं सकता. राइट. मतलब कैसे, क्या, प्लीज एक्सप्लेन द गेम. सो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि
आई थिंक गोल आने स्टार्टिंग से ही लग गए थे. जिनको नहीं पता है, रोनाल्डो इस मैच में नहीं खेला था क्योंकि उसको पिछले मैच में येलो कार्ड मिल गया था. एंड फर्स्टली व्हाट वुड यू से अबाउट दैट येलो कार्ड? कि अच्छा वो अरे यहाँ पे भी हम लोग ला रहे कंट्रोवर्सी. यार मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज अ येलो कार्ड जो कि बहुत इजीली रेड भी दिया जा सकता था. आई थिंक इट वाज अ रेड कार्ड भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट. मतलब हो सकता है, कह सकते हैं लोग भाई व्हाई नॉट. मतलब मुझे लगता है कि मैंने ये चीज देखी है कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वो रेड दिया जाता एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाई वो अल्टीमेटली येलो दिया गया. तो प्लीज एक्सप्लेन बोथ द साइड्स. येलो इसलिए दिया गया क्योंकि उसका जो फर्स्ट किक थी वो बॉल पे थी, फिर कीपर ने हाथ अपना वो ले लिया एंड दे मतलब दोनों स्लिप कर गए, कीपर और रोनाल्डो, एंड अल्टीमेटली उसमें उसका पैर लग गया उसके सर पे. या बट आई डिसएग्री. आई डोंट सी नो रीजन. अब आपने पहला किक जो है वो बॉल पे मारा हो, दैट इज इररिलेवेंट. आप स्लिप कर रहे हो तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, मत मारो, शूट स्लिप हो जाओ आराम से. फिर उसने स्लिप होते होते भी वो लात मारने का ट्राई करा था, अब वो जाके उसके गले पे लगी थी. अगेन आई वुड स्टिल से कि एज लॉन्ग एज आपका जो चैलेंज था, बेसिकली जो आपका चैलेंज था वो बॉल पे था, क्योंकि फर्स्ट जो होता है कि आपका चैलेंज जहाँ पे कहाँ पे दिया आपने. द पॉइंट इज कि जो चैलेंज था वो अनइंटेंशनल नहीं था. अगर वो स्लिप होते होते चैलेंज होता तो वो अनइंटेंशनल माना जाता. बट स्लिप होते होते भी उसने इंटेंशनली किक मारने का ट्राई किया था और वो किक बॉल को नहीं छुई थी, उसके गले को जाके लगी थी. तो दैट फॉर मी इज अ क्लियर रेड भाई. हाउ कैन यू नॉट हैव अ रेड कार्ड? हाउ डू यू काउंटर दैट? मैं ये कहूंगा कि अगेन आई डोंट नो कि वो एक्चुअली में किक करने जा भी रहा था उसको या नहीं. मैं वो तो देख रहा था यार, स्लिप करते करते आई डोंट थिंक उसने लात तुरंत ऐसे मार दी थी उसके मुंह पे, क्योंकि बॉल अल्टीमेटली कीपर के हाथ में ही थी. आई वुड से कि उसका चैलेंज जो था वो पहला बॉल पे था. अगर वो बाई चांस उसके पैर पे लगा होता कीपर के, या हाथ पे लगा होता, या मुंह पे लगा होता, कहीं पे भी लगा होता, बॉल पे ना लगा होता, तो आई थिंक वो स्ट्रेट ऑफ रेड कार्ड ही दे देते उसे, क्योंकि आप बॉल के आसपास भी नहीं थे बेसिकली. बट ठीक है, वी कैन हैव डिफरिंग ओपिनियंस ऑन दिस. सो यू मीन कि रेड कार्ड नहीं मिलना चाहिए था या फिर नहीं? मैं कह रहा हूँ कि येलो कार्ड मिला, बट अगर रेड कार्ड देते तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती. चलो अच्छा ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू दिस गेम. तो इस मैच में आई थिंक बहुत क्लियरली ये तो सबको ही पता था कि हम लोग जीतने वाले हैं, पोर्चुगल जीतने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. आई थिंक 9-0 से जीतेंगे ये किसी को नहीं पता था. अगेन यहाँ पे मैं रोबर्टो मार्टिनेज के सेटअप को पहली सेटअप के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस बार उसने वो पिछली टाइप की तरह हरकत नहीं करी कि आपने विटिना को आगे खिला दिया. इस बार वो कंप्लीट मिडफील्डर्स लेके गया था और कंप्लीट फॉरवर्ड्स लेके गया था. सो उस चीज़ में स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. द थिंग आई हैव अ क्वेश्चन इज कि उसने कैंसेलो को स्टार्टिंग से क्यों नहीं खिलाया, एंड वाई इज ही नॉट प्लेइंग कैंसेलो फॉर द पास्ट 2-3 गेम्स. क्योंकि कैंसेलो उसके सिस्टम में इन अ 3-4-3 सिस्टम जहाँ पे आपके विंग बैक्स आगे जाते हैं, आई थिंक ही इज अ परफेक्ट प्लेयर. आई थिंक वही गार्डियोला के अंडर भी मैन सिटी में वही 3 एट द बैक के साथ जब वो 3-2-4-1 वाली फॉर्मेशन में खेलता था, तो आइडियल था उसके लिए वो चीज़, और एक बहुत ही ज़्यादा सीमलेस ट्रांजिशन हो सकता था नेशनल टीम में ऑफ द रोल दैट ही प्लेड. What do you think is the reason behind it? मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक रीज़न जो मेरे को लगता है यही होगा, क्योंकि इस सीजन में उसको कंसिस्टेंटली गेम टाइम दिया नहीं गया. बायर्न में उससे कंसिस्टेंटली गेम टाइम नहीं मिला था. सिटी में आया, सिटी में ही इज नॉट स्टार्टिंग. बार्सिलोना जस्ट अभी मूव करा है, वहां पे भी उसको ऑफ द बेंच ही लेके आए थे, स्टार्ट कभी नहीं कराया. आई थिंक वो इवेंचुअली धीरे धीरे करा देंगे, इवेंचुअली तो करेगा ही. तो मुझे लगता है कि शायद जब उसे इस सीजन में धीरे धीरे गेम टाइम मिलना स्टार्ट होगा, तब इवेंचुअली वो पोर्चुगल के लिए भी स्टार्ट कर देगा. ऐसे रूमर्स आ रहे हैं इनफैक्ट बार्सा की. अगर मैं जस्ट एक जल्दी से एक चीज़ बताऊं, नाउ दैट वी आर टॉकिंग ऑफ कैंसेलो, कि कैंसेलो को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक सेंटर बैक कम करना पड़ेगा. अभी क्या होता है कि कुंडे और अराहो में से कोई एक राइट बैक खेल लेता है. तो अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ अ बैक 3 वो क्या करेगा, बैक 4 ही खिलाएगा, बट अब क्रिस्टियनसन को डीएमएफ बना देगा बुस्केट्स की जगह. तो उसके पीछे फिर कुंडे और अराहो सेंटर बैक हो सकते हैं, और फिर राइट साइड पे कैंसेलो और लेफ्ट साइड पे बाल्डे. तो ताकि वो तीनों डिफेंडर्स खेल पाए साथ में. आई डोंट नो इफ दैट वुड वर्क और इफ इट इज इवन ट्रू. ऐसे रूमर्स आए, बट सारे लिसनर्स के लिए एक फूड फॉर थॉट है. कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में. बट हाँ, प्लीज कंटिन्यू विद द गेम. इसमें अगर हम लोग आई थिंक सबसे पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें, सबको ये पता होगा जिससे भी मैच देखा है थोड़ा सा भी, कि ब्रूनो वॉज अ स्टार मैन. अल्टीमेटली ही स्कोर्ड अ गोल एंड गिव 3 असिस्ट. 9 में से आई थिंक 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन उसका था. अगेन अनदर स्टैट इज कि यूरो क्वालिफायर्स 2024 में जिसके सबसे ज्यादा गोल्स असिस्ट हैं दोनों मिला के, वो ब्रूनो फर्नांडिस के हैं. तो दिस अगेन टेल्स यू कि रोबर्टो मार्टिनेज के अंडर ब्रूनो फर्नांडिस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका. क्योंकि आई थिंक ही इज द सोल क्रिएटर ऑफ द टीम. जब भी उसके पास बॉल आती है, लास्ट नाइट तो आई मीन जब भी लक्समबर्ग के साथ जो मैच था उसमें तो जैसे उसके पास बॉल आई थी, ही वॉज क्रिएटिंग एवरी चांस. जितने भी चांसेस बने आई थिंक उसमें ब्रूनो फर्नांडिस समहाउ इन्वॉल्व था ही था. तो मुझे लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस अगर नहीं होता तो ये स्कोर लाइन बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है हमें. अनदर प्लेयर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज डिएगो जोटा.
जिसको मेन प्लेयर में कब आओगे? आऊंगा उस भी आऊंगा। डिएगो जोटा उसने 2 गोल मारे थे और 1 असिस्ट दिया था। ऑन पेपर उसको रेटिंग भी बहुत अच्छी दे दी गई थी। इन माय ओपिनियन ही शुड नॉट, उसको स्टार्टिंग रोल नहीं देना चाहिए। व्हाई नॉट? विच इज बिकॉज कि मेरे को बहुत टाइम से प्रॉब्लम रही है डिएगो जोटा से, दैट इज कि उसका टनल विजन है। इतने ज्यादा चांसेस होते हैं उसके पास कि आप एक यू कैन पास टू अ बेटर पोजिशन गाय। कितनी बार हमने उस मैच में देखा कि ब्रूनो फर्नांडिस, गोंसालो रामोस, रफाइल लियाओ ऑल्सो, काफ़ी बार ऐसा था कि वो एक बेटर पोजीशन में थे बट उसने अल्टीमेटली उसे पास नहीं दिया। एंड इट्स नॉट लाइक हिज शूटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। अल्टीमेटली उसने 3-4 तो ऐसे सॉर्ट ऑफ 1v1 चांसेस थे जो कि उसने एकदम स्काई रॉकेट कर दिया, तो गोल के आसपास भी नहीं रहा। तो आई थिंक एक डिएगो जोटा वाला जो रोल है वो आई डोंट थिंक कि उसको मिलना चाहिए। एंड आई थिंक जब रोनाल्डो वापस टीम में आ जाएगा तो डिएगो जोटा को अल्टीमेटली वैसे भी निकाल ही देंगे। How was Rafael Leao? Rafael Leao surprisingly did not have a good game. अच्छा। Despite scoring 9 goals, एक भी गोल नहीं आया उसका, 1 असिस्ट आया था जिसमें भी उसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। मतलब रोनाल्डो टाइप का असिस्ट दिया है क्या? नहीं, हाँ शायद नहीं मतलब रोनाल्डो का भाई मतलब रोनाल्डो के बेकार असिस्ट होते हैं। रोनाल्डो तगड़े असिस्ट देता है। एक्सपोज्ड। हाँ, Rafael Leao, आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम, स्पेशली जब आपको 2 मैचेस से लगातार आपको एक लेफ्ट विंग पे स्टार्टिंग रोल दिया गया है, आप पे वो ट्रस्ट दिखाया जा रहा है कि यू कैन बी द नेक्स्ट लेफ्ट विंगर। जॉ फिलिक्स को नहीं स्टार्ट कराया गया भाई, जबकि उसका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था। ऑल द बाद में जॉ फिलिक्स लेटर ऑन द गेम आता है अलॉन्ग विद कैंसेलो एंड एंड्स अप स्कोरिंग अ गोल एज वेल। वो आई थिंक लास्ट गोल जॉ फिलिक्स का था, तोड़ दिया था उन्होंने, मतलब उस टाइम पे। जिनको नहीं पता, तोड़ ही क्या था, 8-0 तो हो ही चुका था, तोड़ ही दिया। लक्सेमबर्ग का जो मैनेजर था वो 8-0 के बाद अंदर चला गया था डगआउट में। हाँ बहुत सैड हो गया था बेचारा। हे भगवान, और कांट रियली ब्लेम हिम भाई, जब आपकी टीम 9-0 हार रही हो तो आप चाहे यू कांट गो इन द ड्रेसिंग रूम भाई, कम ऑन। वो तो है, वही तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि कितनी भी गंदी टीम हो, आज से पहले तो लक्सेमबर्ग से इतना गंदा नहीं हारी ना अल्टीमेटली भाई। लक्सेमबर्ग बेचारा यार, आई डोंट इवन ब्लेम द मैनेजर भाई, कौन सी कंट्री को तुम ट्रेन कर रहे हो यार। बट एज यू राइटली सेड, अब हम लोग आते हैं अपने मेन आदमी पे, which is Gonzalo Ramos. Not Cristiano Ronaldo. Not Cristiano Ronaldo. I mean, kind of will be in the debate for this because अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे। But how was Gonzalo Ramos to start with? सबसे पहले मैंने मैच से पहले ये चीज ट्वीट करी थी कि दिस इज द गेम जहां पे गोंसालो रामोस एक चांस उससे मिला है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। एंड उसने पहले 10 मिनट में ही गोल मार दिया था। अब उसने अल्टीमेटली पूरे मैच में सिर्फ 2 गोल मारे एंड अराउंड, मतलब ठीक है यार, लक्सेमबर्ग 9 गोल पड़े थे, तो आई थिंक एज अ स्ट्राइकर यू कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। 9 गोल में से 2 गोल मारे एंड अराउंड द 65th मिनट मार्क आई थिंक वो सब्स्टिट्यूट हो गया था उसके बाद से। Which is why I think उसने उतने नहीं मारे। I think he would have scored a hat-trick. I mean, he had the chances to score a hat-trick, but ultimately अगर पूरे 90 मिनट खेलते I'm sure he would have scored another goal. हो सकता है जिस तरीके से रैम्पेज चल रहा था, मारपीट चल रही थी। हाँ भाई, मतलब क्या बच्चों को तोड़ा है यार। एक चीज जो मैं कहूंगा which might go against Ronaldo is that जब गोंसालो रामोस स्टार्ट करता है, एक चीज जो बेटर होती है पोर्चुगल में, क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली अगर हम लोग कन्वर्जन रेट की बात करें और क्लिनिकलनेस की बात करें, आई थिंक स्टिल रोनाल्डो से बेटर ही है। बट अगर हम लोग बात करें कि आपके प्रेसिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आई थिंक गोंसालो रामोस के साथ मैसिवली इंप्रूव होता है। भाई आई डिसएग्री अ बिट। आई थिंक रिसेंट मैचेस में विद पोर्चुगल आई डोंट थिंक रोनाल्डो की इफेक्टिवनेस उतनी रही है, या फिर कन्वर्जन रेट उतना अच्छा है। 5 मैचेस में ही हैज स्कोर्ड 5 गोल्स एंड ही इज अल्टीमेटली द टॉप स्कोरर अपना पोर्चुगल से यूरो क्वालिफायर्स में। कितने पेनल्टीज हैं उसमें से? मतलब नॉट टू मतलब क्वेश्चन हिम और आई थिंक पेनल्टी स्लैंडर हिम, बट मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं। हां, आई थिंक शायद एक ही पेनल्टी है। आर यू श्योर अबाउट दैट? मतलब एक या मैक्स 2 होंगी। तो वही बात है ना, अगर 3 ओपन प्ले गोल्स हैं और गोंसालो रामोस के एक ही मैच में 2 गोल बन रहे हैं, ही हैज हार्डली स्टार्टेड एनी गेम। जब भी स्टार्ट किया आई थिंक ही हैज स्कोर्ड मोर गोल्स। एंड अल्टीमेटली मतलब कब लाइक आई थिंक उसकी थोड़ी सी लेगेसी टेंट हो गई वो मोरक्को वाले गेम से। ट्रू। बट मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इवन लास्ट मैच से पहले तक आई थिंक रोनाल्डो वाज डूइंग द जॉब फॉर देम। अल्टीमेटली इन द कौन सा मैच, आई थिंक स्टार्टिंग वाला जो मैच था यूरो क्वालिफायर में, उसमें ही आल्सो स्कोर्ड अ फ्री किक। आई थिंक गोंसालो रामोस हैज स्कोर्ड एज मेनी गोल्स सिंस द वर्ल्ड कप विद फ्यूअर गेम्स। एज मेनी गोल्स, आई मीन एक तो हैट्रिक ही मार दी थी। आई थिंक 5 गोल मारे उसने, तो 2 ही तो स्टार्ट हुई हैं उसके, 2-3 तो स्टार्ट हुई हैं। हाँ, मतलब कह सकते हैं। आई मीन तो आई वोंट से कि एफिशिएंसी रेट या कन्वर्जन रेट रोनाल्डो का बेटर है, because he has taken fewer games to score that many goals. Okay. Also, and now which is the next part of the question, ये question जिनको नहीं समझ में अब तक, यही मेन क्वेश्चन है पोर्चुगल के लिए कि is Portugal better without Ronaldo? काफी मीडिया हाउसेस इस क्वेश्चन को बहुत टाइम से चला रहे हैं, and I get why,
और इस मैच को देखने के बाद थोड़ा बाद वो क्वेश्चन वापस उठेगा दिल में मेरे भी दोबारा आया है। ओके, कंसिडरिंग द होल कॉन्टेक्स्ट कि यूरोज आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे किसी नए प्लेयर को ग्रूम, जो तुमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि इफ नॉट रोनाल्डो देन हु, इज गोंसालो रामोस नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन? मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि गोंसालो रामोस, आई थिंक जब भी उसने जितने भी गेम्स में अभी तक परफॉर्म करके दिया है, असाइड फ्रॉम दैट हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप, इवन वर्ल्ड कप से पहले भी उसे थोड़ी स्टार्ट्स मिली थी पोर्चुगल से, ऑन एंड ऑफ द पिच था वो। आई थिंक कि ऐसा बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल गोल कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा उसका। आई मीन अगर हम लोग इस मैच में भी देखें, अगर गोंसालो रामोस नहीं भी होता तो भी दे कुड हैव, यार मतलब वी कैन इवन से दैट अगर रोनाल्डो ने यहाँ पे हैट्रिक मारी होती तो हाँ ट्रू, आई थिंक तो लक्समबर्ग को लेके तो मैं वैसे भी केस नहीं मारा। आई वुड से कि इवन अगर हम लोग विनिंग सॉरी क्या कहते हैं उसको भाई, हाउ डू यू से स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम लूजिंग साइड से देखें भाई, हाउ डू यू से कि उसके कंट्रीब्यूशंस मैटर नहीं करते? ही स्कोर्ड अ हैट्रिक इन द नॉकआउट स्टेजेस। मैं तो वो कह ही रहा हूं कि उस मैच के बाद से अगर हम लोग देखें जितने भी उसने खेला है, इज दैट नॉट अ कन्वीनियंट ट्विस्ट टू द क्वेश्चन? आई मीन अगर इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं तो अगर हम लोग पास्ट एक साल में वो देख लें कि किसने सबसे ज्यादा विनिंग गोल्स मारे हैं, तो उसमें रोनाल्डो ऊपर होगा बहुत इजीली। काइंड ऑफ आल्सो द फैक्ट बिकॉज वो सबसे ज्यादा फ्री किक्स और पेनल्टीज पोर्चुगल से लेता है। हाँ ट्रू, बट हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? कि गोंसालो रामोस लेगा तो पेनल्टी वही मारेगा। आई मीन पेनल्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गोंसालो रामोस वोंट टेक द पेनल्टी क्योंकि अगर रोनाल्डो नहीं भी होगा तो ब्रूनो फर्नांडिस भी द गाय जो कि पेनल्टी लेगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पे लगता है कि पेनल्टीज को हम लोग वेरी कन्वीनियंटली वी आर सेइंग कि पेनल्टीज बड़ी वैसी चीज है विच इज क्वाइट आयरॉनिक ऑफ अ मेसी फैन जो कि पूरा वर्ल्ड कप पेनल्टीज पे जीते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग इतनी इजीली सिर्फ उस मैच को लेके अपना जिसमें स्विट्जरलैंड वाले मैच को लेके हम लोग गोंसालो रामोस के साथ केस बना ले रहे हैं, आई थिंक उसके बाद से इट्स नॉट लाइक रोनाल्डो हैज नॉट परफॉर्म फॉर पोर्चुगल। उसने भी परफॉर्म करके दिया ही है आपको अल्टीमेटली, एंड he has also scored more winning goals। जो विनिंग गोल की बात वही हो गई ना, वो उसको खेलने को ही नहीं मिला कि वो लूजिंग सिचुएशन से जिता पाए, तो विनिंग गोल कहाँ से आएगा यार? 2-3 मैच में तो स्टार्ट करा है, तो ये विनिंग गोल वाला स्टार्ट तो इट इज वेरी अनफेयर टू समबडी जिससे 2-3 मैच स्टार्ट करो एज अपोज टू समवन एल्स जो कि हर मैच स्टार्ट करता रहे 15 साल। बट यहीं पे आपकी वो बात आ जाती है ना कि देयर इज अ गाय हु हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ फॉर पोर्चुगल, एंड देयर इज अ गाय हु इज अगेन आई वुड से कि can we really say कि he has been performing for quite a while? हंसी आ रही मतलब इन द सेंस कि यार रोनाल्डो जब मैटर करता तब तो वो नहीं कर रहा परफॉर्म। कौन से मैच में नहीं करा? वर्ल्ड कप्स। अरे वर्ल्ड कप में इट्स नॉट लाइक ही हैज नॉट परफॉर्म कभी भी, इट्स जस्ट कि वो जो नॉकआउट मैं रीसेंट उसमें ही कह रहा हूं, एंड नॉट जस्ट द नॉकआउट भाई, पूरे वर्ल्ड कप में एक गोल था उसका सिर्फ। तो लास्ट वर्ल्ड कप में तो एक गोल था, एंड इट्स नॉट लाइक उसका उस टाइम पे क्लब सीजन भी अच्छा जा रहा था। वो था कि वो ओवरऑल पूरे अपना एज अ करियर में ऑल टाइम लो पे था उस टाइम पे वो बंदा। ओके, एंड उसके बाद से चाहे हम लोग सऊदी लीग कह लें या कुछ भी कह लें या फिर पोर्चुगल के लिए भी कह लें, ही हैज परफॉर्म बेटर देन व्हाट ही वाज परफॉर्मिंग बैक देन, क्योंकि उसके बाद से इट्स नॉट लाइक ही हैज बिकॉज़ ही हैज गॉटन ईजियर टीम्स। आई मीन ईजियर टीम्स अगर हम लोग वर्ल्ड कप के बेसिस पे देखेंगे तो हाँ ऑब्वियसली ईजियर टीम्स मिली हैं आपको, बट आपने गोल तो तब भी मारा ही मारा है ना। इट्स नॉट लाइक अगर आप गोल नहीं मारते गोंसालो रामोस के अगेंस्ट क्या केस बनाएंगे हम लोग यहाँ पे? मेरा ये बनता है कि गोंसालो रामोस के लिए कमिंग अप एज अ यंगस्टर अगेंस्ट अ गाय लाइक रोनाल्डो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर। बट देन व्हेन डू यू लाइक पुट एन एंड टू दैट लाइन एंड से कि अब, क्योंकि ये तो हमेशा ही वैलिड रहेगी जब तो रोनाल्डो खेल रहा है, बट भाई रोनाल्डो के लिए डिबेट केस तब गलत बनेगा इफ ही स्टार्ट्स कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग स्टिंकर्स। अगर उससे कंसिस्टेंटली वो चीज या फिर इफ ही स्टॉप स्कोरिंग, तो आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज इज दैट गाय जो कि अल्टीमेटली सिर्फ इट्स निकाल देगा। इन माय ओपिनियन जब भी मैटर करता था पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में, रोनाल्डो हैज नॉट बीन देयर, बी इट द नेशंस लीग, वहां पे उसने स्पेन के अगेंस्ट भी एक स्टिंकर ड्रॉप किया था इफ यू रिमेंबर। आई थिंक पूरी टीम ने ड्रॉप किया था, सो इट्स वेरी अनफेयर फॉर यू गाइस टू से कि सिर्फ रोनाल्डो ने करा, बट ही डिड मिस अ लॉट ऑफ चांसेस। एक चांस मिस करा था नहीं, आई थिंक मोर देन वन। आई डोंट थिंक सो, लाइक एवरीबॉडी रिमेंबर्स भाई। कौन रिमेंबर करता है? मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये चांसेस कब आ जाते हैं और मेरे को क्यों नहीं दिखते सारे चांसेस जब मैं मैच देख रहा होता हूँ। क्योंकि फैन हो ना। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दिस इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ एन एजेंडा, एंड ये बहुत टाइम से रोनाल्डो के अगेंस्ट चल भी रहा है। आई वोंट ब्लेम देम, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जिस तरीके से उसका गया था उसके बाद से इट्स नेचुरली काफी लोग उसे ट्रोल करेंगे, बट उसके बाद से इट्स नॉट लाइक ही हैज नॉट बीन स्कोरिंग। जब भी उसको चांस दिया गया तो गोल तो मार ही रहा है ना बंदा, एंड ऐसे बंदे को आप किस बेसिस पे निकालोगे? क्योंकि उसके पास एक तो द फर्स्ट थिंग इज कि उसके पास एक लेगेसी है पूरी,
एक ऑब्वियसली मीडिया टेंशन भी आती है, कंट्रोवर्सी भी आती है, बट ही हैज आल्सो बीन स्कोरिंग गोल्स. तो फॉर अ गाय हु इज कमिंग अप एज अ यंगस्टर अगेंस्ट रोनाल्डो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर फॉर हिम. क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप किसी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखिए, इफ यू आर स्कोरिंग गोल्स राइट नाउ तो आपको तुरंत टीम में भी ले लिया जाएगा. बट व्हाट इज बेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ पोर्चुगल? आई थिंक एज ऑफ नाउ अगर हम लोग सिर्फ अभी पे स्टिक करें तो आई थिंक दे वुड प्रोबब्ली स्टिक विद रोनाल्डो ओनली. क्योंकि नहीं देखो, ये तो कि दे विल प्रोबब्ली स्टिक विद, बट इन योर ओपिनियन व्हाट इज बेटर फॉर द फ्यूचर? आई थिंक रोनाल्डो ही होगा. व्हाई? क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर बेट रोनाल्डो है, एंड एक ऑब्वियसली जैसे हमने अल्वारेस के लिए अभी कहा कि उसके पास एक बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रुप ऑफ गेम्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग सैम्पल डेटा नहीं है बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक सेम केस कैन गो फॉर अपना गोंसालो रामोस एज वेल. बट वही प्रॉब्लम है ना, सैम्पल डेटा नहीं है. अल्वारेस डज नॉट प्ले इन प्लेस ऑफ मेसी. यहाँ पे हम लोग गोंसालो रामोस का सैंपल साइज तभी मिलेगा जब रोनाल्डो हटेगा, वरना कभी नहीं मिलेगा. So I don't think that comparison is valid. I think comparison is not about अपना लोटारो मार्टिनेज और अल्वारेस की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about अल्वारेस एंड मेसी, क्योंकि दोनों डिफरेंट पोजीशंस में खेलते हैं. लोटारो मार्टिनेज इज nobody compared to Messi and Ronaldo, right? नहीं, बट एज ऑफ नाउ हु इज द स्टार्टिंग रोल किसको दे रखा है? बट लोटारो मार्टिनेज की इतनी रेपुटेशन नहीं है कि उसको हटाने से पहले कोई हेजिटेट करे एज अपोज टू रोनाल्डो. एंड स्टिल दे रखा है उसे क्या स्टार्टिंग रोल लोटारो मार्टिनेज को, डिस्पाइट हिम नॉट हैविंग दैट ग्रेट ऑफ अ रेपुटेशन. हाँ, okay. स्टिल इसे दे रखा है because he has age on his side. एज ऑन हिज साइड एंड सैंपल डेटा भी नहीं है इतना ज्यादा अल्वारेस का कि हम लोग तुरंत उसको स्टार्टर बना दें एकदम. I disagree. I think he started every game in the World Cup after Lautaro Martinez. तो ऐसा नहीं, जो बंदा फाइनल स्टार्ट कर रहा है वर्ल्ड कप का, आई डोंट थिंक उसके पास सैंपल साइज नहीं है. ही हैज परफॉर्म्ड एट द बिगेस्ट ऑफ द स्टेजेस. आई थिंक बिगेस्ट स्टेज पे परफॉर्म कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग हर बार उस चीज को लेके वो कहेंगे कि अब क्यों नहीं परफॉर्म करके दिया. अगर वो चीज लेके हम चल रहे तो दैट मीन्स कि ही शुड बी स्कोरिंग गोल्स इन एवरी मैच, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया तो आप यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. आई कैन वाउच फॉर इट कि जब भी उसको चांस मिलता है वो अच्छा तो खेलता ही है, चाहे स्कोर शीट पे आया ना है. लोटारो मार्टिनेज के साथ एक चीज उसके फेवर में ये है कि हैज बीन ग्रेट फॉर इंटर मिलान, एंड ओवरऑल अगर आप सीजन देखोगे तो आपको ऑब्वियसली क्लब सीजन भी आता है व्हिच इज 90% ऑफ द. बट देन अगेन जब भी अल्वारेस को चांस मिला, आई थिंक ही हैज बीन गुड इनफ फॉर मैन सिटी एज वेल. एंड आई थिंक चांस मिला ही कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज, एंड अगेन वही बात आएगी कि आप स्टार्टिंग रोल में नहीं हो बेसिकली. वो फिर भी परफॉर्म कर पा रहा है. Is that in itself not a big indication कि वो कर सकता है? That is a very big pro for you. अगर if you're coming up as a youngster, but that is how things are. I'm speaking on behalf of Gonzalo Ramos. I know. But I'm saying कि that is how things are. अगर आपको किसी दिग्गज प्लेयर की जगह लेनी है तो you have to perform थोड़ा इनका मतलब कुछ अनरियलिस्टिकली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा if you want to take Ronaldo's place. But I think मतलब मेरे को वही लगता है कि अगर मैं रोनाल्डो के अगेंस्ट कुछ ना भी बोलूं, बट आई कांट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम गोंसालो रामोस. उसने जब भी चांस मिला उसने 1-2 गोल तो मारे ही हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मोरक्को गेम. मैं इस पे एक चीज लाके देता हूँ. जैसे लेट्स से कि अगर हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है अभी क्रिकेट का, अगर यशस्वी जायसवाल इज परफॉर्मिंग बेटर देन रोहित शर्मा, बट स्टिल क्योंकि रोहित शर्मा के पास एज भी नहीं है, इट्स नॉट ऑन हिज साइड, बट स्टिल वी वोंट गो फॉर यशस्वी जायसवाल कमिंग अप डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है. I'll again say I don't think this argument is valid. Okay, why do you say so? Because अभी वर्ल्ड कप अगले 2-3 हफ्ते में. हाँ, तो और फीफा वर्ल्ड कप अगले 4 साल में, 3 साल तो बहुत. अभी जायसवाल ने कब डेब्यू करा था? अभी 2 महीने पहले. मतलब चलो 2 महीने पहले तो हाँ, तो काफी कम हो गया ये. बट आई वुड स्टिल से कि मतलब मान लो कि चलो अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बात कर रहे हैं, वुड यू से कि अल्टीमेटली अगर रोहित शर्मा खेल रहा है T20s भी तो निकालो इसको और जायसवाल को स्टार्ट करो. ये तो मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ ना कि आई थिंक रोहित शर्मा का टाइम इज नाउ अप इन द T20 फॉर्मेट. वुड दे से दैट अगर वो तब भी कैप्टन है उस टाइम पे? मैं ये नहीं कह रहा कि वुड दे से दैट और नॉट, बट मैं तो अपने ओपिनियन को लेके ट्रू हूँ ना. सो सिमिलरली फॉर यू आई एम आस्किंग, बट दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रोहित शर्मा इज नॉट परफॉर्मिंग इन T20s whereas Ronaldo is scoring a goal every game. I'd say यहाँ पे बात देखो वही बात हो जाती है ना, जैसे इंडिया का क्रिटिसिज्म आता है कि बायलैटरल सीरीज के मर्चेंट बन गए. हाँ. वैसे आई थिंक रोनाल्डो पोर्चुगल के साथ थोड़ा फ्रेंडलीज का मर्चेंट बन गया. मतलब फ्रेंडलीज तो नहीं होते. That is so disrespectful for you to say. जिस बंदे ने इतने सारे कॉम्पिटिशंस में आपको पार्टिसिपेट कह रहा हूँ परफॉर्म करके दिया यार, ये तो तुम हिस्ट्री में जा रहे हो ना. मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ. तो पिछले 1 साल भी क्या ही हम लोग कह रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर की. क्या आपने दिसंबर में परफॉर्म करके नहीं? नेशंस लीग वगैरह के मैच उससे पहले हुए थे. दिसंबर चलो 2 महीने ले लो, नवंबर दिसंबर. हम कह रहे हैं कि आपने 2 महीने परफॉर्म करके नहीं दिया, तो आपने 15 साल से जो किया हम नहीं मान रहे आपकी बात वो. और जिस बंदे ने 1 मैच में परफॉर्म कर दिया हम उसकी बात मान रहे हैं. ये बात वो है ना कि
जो 15 साल से परफॉर्म कर रहा है वो है भी अब 38 39 का, बट स्टिल इज स्कोरिंग गोल एवरी गेम. अगर रोनाल्डो गोल नहीं मार रहा होता तो मैं तो खुद कह देता कि गोंसालो अच्छा, डू यू थिंक पोर्चुगल इज फंक्शनिंग बेटर एज अ टीम विदाउट रोनाल्डो? आई थिंक उसके लिए भी डेटा साइज बहुत छोटा है, क्योंकि रोनाल्डो के बिना जितना भी तुमने देखा है मतलब मुझे वो लगता है ना, क्योंकि अगेन दिस वुड बी वेरी अनफेयर टू से फॉर रोनाल्डो, क्योंकि आई थिंक इन द वर्ल्ड कप द टीम वाज बेटर विदाउट रोनाल्डो. भाई वर्ल्ड कप में वो अपने ऑल टाइम लो पे था. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग उससे कि वो उस टाइम पे भी बहुत तगड़ा वो खेल लेगा? आई मीन अगर हम 40 साल की उम्र में मेसी को डाल दें अर्जेंटीना में, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, 40 का थोड़ी ना, मैं कह रहा हूँ इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो हम क्या उसको गाली देंगे मेसी को कि भाई आप तो 40 साल की उम्र में परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा आप 35 में कर रहे थे? भाई बात वही हो गई ना यार, लेकिन क्या मेसी ने वर्ल्ड कप जिता दिया भाई. मेसी इस पॉइंट पे नहीं है यहाँ पे. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि देखो मेरा पूरा ये इंटेंशन पूछने का यही है कि रोनाल्डो, हमने काफी एक्सटेंड कर दिया 7 मिनट को, मजा भी आ रहा है बहुत बात करने में, आई एम लिसनर्स को भी बहुत मजा आ रहा होगा. पॉइंट ये है कि मैं अपने दिमाग में 2026 का वर्ल्ड कप लेके चल रहा हूँ. बहुत रियलिस्टिकली बोलूं, आई डोंट थिंक पोर्चुगल कैन विन नेक्स्ट ईयर्स यूरो. बहुत रियलिस्टिकली बोल रहा हूं. ओके हाँ ठीक है. डू यू थिंक सो? आई थिंक चांस है, बट रियलिस्टिक चांस है. फेवरेट्स तो एंटर करेंगे ही करेंगे. क्या बात कर रहे हो? हाँ इजीली भाई, टीम ऑन पॉइंट है, फॉर्म ऑन पॉइंट है, तो क्या किस चीज पे हम लोग कह रहे हैं कि रॉबर्टो मार्टिनेज नहीं, तो वो तो आप रेपुटेशन पे जा रहे हैं. ऑल्दो आई मस्ट से रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर पोर्चुगल ने 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 जीती है, 0 गोल्स कंसीड करे हैं और 24 गोल मार रहे हैं. भाई इससे बढ़िया रिकॉर्ड और क्या चाहिए तुम्हें? आई थिंक एक वो पॉइंट है रॉबर्टो मार्टिनेज, ऑल्दो इससे 24 में से 9 गोल तो एक ही गेम में आए, बट हां एक रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर सिस्टम थोड़ा वैसा है कि जो बंदा मैच देख रहा है उससे पता है कि थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी अभी तो आया है बंदा, थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा. ओके, तो अगेन अगर रॉबर्टो मार्टिनेज चाहता है कि रोनाल्डो आगे का पार्ट नहीं होगा, तो ही हैज टू मेक दैट डिसीजन राइट नाउ. But let's end this topic with your opinion, not as a Ronaldo fan, but as a neutral. मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि as a neutral, still bet on Ronaldo because he's a safer bet. Very short term solution though. हाँ. So where do you finish the line with 2024 खत्म, यूरोस के बाद खत्म. So if he performs really well in the Euros, मान लो 10 गोल मार दे 5 गेम्स में, would you say कि अब तुम्हारा टाइम खत्म? हाँ खत्म. तो फिर तुम्हारी आर्गुमेंट ही इनवैलिड नहीं हो गई? क्यों? कि वो परफॉर्म करके दे रहा तब भी तुम उसको निकाल दे रहे हो. मेरा पॉइंट ये हुआ क्योंकि उसके बाद द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन इज 2026 वर्ल्ड कप, 2 साल बाद. आई थिंक अगले साल वो 39 का हो जाएगा. 41 की एज में इफ यू आर नॉट किडिंग आवरसेल्व्स, वी नो कि वो नहीं खेलने वाला अल्टीमेटली वर्ल्ड कप 41 की एज में. अगर उसके, मुझे लगता है कि उसके ऊपर छोड़ दो तो वो तो खेलेगा. नहीं मुझे नहीं लगता वैसे, टू बी ऑनेस्ट खेलेगा. अच्छा. बट स्टिल आई थिंक अगर वो कहता भी है मेरे को खेलना है, तो रॉबर्टो मार्टिनेज शुड मूव ऑन, क्योंकि वी ऑल नो कि 2026 वर्ल्ड कप you can't enter the World Cup with a 41-year-old striker. But यार वही मैं कहूँगा ना कि अगर तब मूव ऑन करना है तो अभी क्यों नहीं? Because अब तो 8 महीने में यूरो है. I think 8 months is a long enough period. ऐसा भी नहीं ना कि गोंसालो रामोस को एकदम एक फ्रेश ही की तरह स्टार्ट कर रहे हैं. Like he has shown signs of performing at the big stage. I mean उसने करा है परफॉर्म, but I think 8 months is still not that big of a time, क्योंकि आपके पास मैचेस तो कंसिस्टेंटली आएंगे नहीं. अगर ये क्लब करियर की बात हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि तुरंत इसको रिप्लेस करो, क्योंकि आप 8 महीने खेल सकते हो. बट डोंट यू थिंक कि गोंसालो रामोस के पास भी एक अच्छे टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? If he does not start in the Euros, then the last experience he would have had would be the 2022 I would say कि वो स्टार्ट तो यार एज अ स्टार्टिंग प्लेयर तो वर्ल्ड कप में भी कायदे से नहीं था. 2 ही मैच में तो स्टार्ट करा उसने. वो क्योंकि भाई ना उसमें भी एक में वो बाहर पहली बार उसको टेस्ट किया गया. हाँ ट्रू. मुझे लगता है यूरोज में उसका थोड़ा ऑन एंड ऑफ रोल रहेगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक अगर इफ द टीम इज विनिंग, रोनाल्डो को निकाल देंगे मैच से. बेसिकली यूरोज इज हाफ वे बिटवीन द 2 वर्ल्ड कप्स. 2 साल पहले 2 साल बाद. आई थिंक अगर तुम 2 साल पहले स्टार्ट कर रहे हो वर्ल्ड कप के गेम्स में और तुम 2 साल बाद तक भी स्टार्टर नहीं बन पा रहे, तो इट्स काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड फॉर गोंसालो एज वेल. ओके. सो मतलब मैं बिकॉज आई हैव टू पुट द आर्गुमेंट अगेंस्ट रोनाल्डो इसलिए मैं कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ बात को, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर अदर पर्सपेक्टिव्स. क्योंकि जो भी अभी लिसनर सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सबको भी जितने भी पॉसिबल आर्गुमेंट्स उनके बन सकते हैं मैं सारे तुम्हारे सामने पुट फोर्थ करूँ और तुम उनको डिफेंड करो. तो मेरे को तो यही लगता है यार. आई थिंक एवरी लिसनर जो कि मेरे साइड पे होगा यहाँ पे, जिनकी मैं वॉइस एको कर रहा हूँ, वो यही सोचेंगे कि 4 साल में से 2 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं और आप तब भी आपको एक बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है. और अगर तुम इतने अडैमेंट हो रोनाल्डो को निकालने के लिए कि इवन इफ ही स्कोर्स 10 गोल्स फिर भी उसको निकालना यूरोस के बाद, तो आई थिंक थोड़ा डाइसी हो जाती है चीज़. ओके.
So I would end on that note. कि गोंसालो रामोस स्टार्ट करना चाहिए. I mean, I'm open to it. अच्छा, okay. Unless Ronaldo ने अगली 2-3 मैच में 4-4 गोल मार दिए तो I'm fine with it. Fair enough. Not against a team starting with L. Lithuania, Luxembourg. गोंसालो रामोस करे तो बढ़िया है, रोनाल्डो करे तो गलत. वही ना, गोंसालो रामोस अभी कितना 23-24 साल का है एंड हार्डली कुछ मैचेस खेला. हाँ, रोनाल्डो है. हाँ, सो एक्सपेक्टेशंस भी उस लेवल की होंगी ना. चलो ठीक है. बट ठीक है, यहाँ से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सम ऑफ आवर फाइनल टॉपिक्स. आई थिंक काफी ज्यादा टाइम हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, सो लेट्स ब्रीज पास थ्रू दीस टू टॉपिक्स जो भी हमारे पास है अभी. ठीक है, टाइम बहुत है इस फॉर्मेट में, कोई सीन नहीं है. बट एक चीज में जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बोलना चाहता हूँ वेरी क्विकली इज अबाउट स्पेन. यहाँ पे मैं थोड़े से बार्सिलोना के प्लेयर्स को कवर करना चाहता हूँ. स्पेन, जर्मनी, कुछ लोगों की बात करूंगा मैं यहाँ पे. फर्स्टली जर्मनी का मैच था फ्रांस से, एक फ्रेंडली, और पहला मैच वो जीत चुके हैं एक नए एरा में. आई नो फ्रेंडली था लेकिन वो जीते हैं वो मैच. और गुंडोगान को इंजरी हो गई 25 मिनट के बाद ही, और बहुत ही सैड होके वो लीव करके गया है, बैक पकड़ के, अपनी लोअर बैक पकड़ के. आई डोंट नो, अभी कुछ इंटेंसिटी ऑफ द इंजरी पता नहीं चली है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट. हो सकता है कि कल जब तक रिलीज हो पॉडकास्ट तब तक हमें पता चल जाए. बट इट्स अ डेंजरस साइन फॉर बार्सिलोना बिकॉज पेड्री भी अभी जा चुका है. राइट. और मतलब गॉड फॉरबिड अगर कुछ गावी को भी कुछ हो जाए तो यू नेवर नो. सो लेट्स सी क्या होता है. और अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ, गावी की बात कर लेते हैं, यमाल की बात करते हैं, गावी की बात करते हैं. अभी स्पेन ने मैच खेला है. वंस अगेन वाई आई वुड से कि ये यूरोपियन क्वालिफायर्स ऐसा जोक है ना. 6-0 पीटा है सिप्रस नाम की टीम को. क्या साइप्रस है, सिप्रस है, मुझे ये भी नहीं पता. राइट. पहली बार मैंने इसका नाम सुना. ये कंट्री एग्जिस्ट भी करती थी, मुझे नहीं पता इफ एट ऑल इट डज. 6-0 पिटाई करी है. फरान टोरेस ने ऑफ द बेंच आके 2 गोल मार दिए. गावी ने वॉली मारी है कॉर्नर से, पहला गोल ओपन करा है. तो बारसा फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी. आई थिंक ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस फॉर ऑल ऑफ देम. स्पेन वन सेकेंड भाई डोमिनेटिंग. मतलब आई थिंक लास्ट मैच में भी कुछ ऐसे 6-7-0 के मार्जिन से जीते थे वो लोग. सो उतना ही कहूँगा बारसा फैंस के लिए. कुछ हाई मोमेंट्स थे, कुछ लो मोमेंट्स थे. देखते हैं कि क्या होता है. बट लेट्स होप कि इंजरी कंसर्न ज़्यादा ना हो, बिकॉज लास्ट टाइम भी हम लोग सफ़र करे थे और यूसीएल आने वाला है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई प्रॉब्लम ना है वहाँ पे. बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगेन कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे. यूनाइटेड फैंस का आई थिंक ये सीजन में सबसे लोएस्ट पॉइंट अभी चल रहा है. स्टार्टिंग में इनका लोएस्ट पॉइंट आ गया, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्हें सीजन से स्टार्ट नहीं किया, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार इनकी लड़ाइयाँ आपस में इतनी ज़्यादा हो रही हैं, एंड ये दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द क्लब. मतलब मैनेजर भी कुछ बोल रहा है, प्लेयर्स भी कुछ बोल रहे हैं, और ये हर सीजन का नाटक बन गया है. पिछले साल रोनाल्डो के साथ हुआ था, इस बार सैंचो के साथ हो रहा है. काफी सिमिलर पैरेलल्स देखने को मिल रहे हैं कि कोच जो है वो पब्लिकली कुछ और बोल रहा है और अपेरेंटली बिहाइंड द सीन्स कुछ और कर रहा है. यहाँ पे वंस अगेन प्लेयर ने भी आके बोल दिया पब्लिकली कि भाई डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर. और पियर्स मॉर्गन ने भी इंटरफेयर कर दिया वंस अगेन कि भाई तुम यहाँ पे और मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ. एक तो भाई उस बंदे से तो दूर रहो भाई, जिसको अपना करियर बचाना है वो दूर रहो उस बंदे से. पापी इंसान है वो, अपने इंटरव्यू के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में किसी और का करियर रुइन कर देगा. रोनाल्डो फिर भी 38 साल का है, लेजेंड बन के गया है. सैंचो के पास अभी पूरा करियर सामने बचा हुआ है. आई थिंक कितने साल का है वो, 24-25 साल का ही है भाई. ही हैज अ लॉट ऑफ इयर्स टू गिव. तो लेट्स सी भाई. आई थिंक अगर मैं बात करूँ सैंचो की, जो रूमर्स आ रहे हैं, क्या है वो रूमर्स, तुम बता दो भाई. सबसे पहले तो आई थिंक काफ़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि अपेरेंटली उसके एरिक टेन हैग के साथ टॉक्स हुए थे, आपस में बातचीत हुई उनकी, एंड वो लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन में पहुंच नहीं पाए. सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, द थिंग इज़ कि वो लोग जनवरी में सैंचो को बेचने का सोच रहे हैं. अगर ये चीज़ होती है, आई थिंक अराउंड 80 मिलियन में लोग सैंचो को लाए थे, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि 1 साल पहले भी उससे उन्होंने ट्राई किया था एंड वो ला नहीं पाए थे. अगले साल 80 मिलियन देते हैं, सैंचो को लेके आते हैं. सैंचो बीइंग द ब्रिलियंट प्लेयर दैट ही इज. जिनको नहीं पता है, बिफोर कमिंग टू यूनाइटेड भाई सैंचो वाज द ओनली गाय इन द यूरोपियन टॉप 5 लीग जिसने 3 लगातार सीजन में 20+ गोल्स भी दिए थे और 20+ असिस्ट भी दिए थे. आई थिंक मेसी बहुत क्लोज था, लेकिन उससे ऊपर सैंचो ही था. उस लेवल का प्लेयर था वो वहाँ पे डॉर्टमेंट में. बट क्या डाउनफॉल है बेचारे, बहुत डाउनफॉल आया. एंड मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि बहुत स्पेसिफिकली हम लोग किसी चीज़ को फिंगर पॉइंट करके कह नहीं सकते कि इसकी क्या गलती हुई है इस पूरे ट्रांसफर विंडो में. एरिक टेन हैग, क्योंकि बिफोर द प्री सीजन, जब प्री सीजन स्टार्ट हुआ था, उसमें सैंचो वॉज काइंड ऑफ देयर मेन गाय. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी उसने दी थी. एंड सैंचो ने खुद आके ये चीज़ कही थी कि टेन हैग का जो बेसिकली जो स्टाइल ऑफ प्ले है मेरे को बहुत सूट करता है. टेन हैग जैसा कोच है मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ये सब चीज़ों से स्टेटमेंट्स में लाके दी थी. एक जो चीज़ शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, ये जो इंस्टाग्राम पे उसने अपनी स्टेटमेंट लाके दिया है अगेंस्ट द मैनेजर, ये चीज़ उसने पिन भी कर दिया है.
ओ भाई भाई भाई, मतलब ही इज मेंटेनिंग हिज स्टांस की, मतलब उसे पता है कि अब मैं आ गया हूँ इसमें तो आई हैव टू बैक माई सेल्फ, एंड इसलिए ही आई थिंक कि अल्टीमेटली टेन हैग द काइंड ऑफ मैनेजर, द स्टैचर जो है उसका, यूनाइटेड ने सोचा है कि उसको बैक करेंगे. आई टू बी ऑनेस्ट थिंक दैट इट्स द राइट डिसीजन कि अल्टीमेटली आप मैनेजर के साथ जा रहे हो, आपको जाना ही पड़ेगा. आई डोंट थिंक यू हैव अ चॉइस एज सच, Exactly. बट इट्स काइंड ऑफ सैड फॉर द प्लेयर. आई थिंक सैड है प्लेयर के लिए. वुड यू ब्लेम टेन हैग इन दिस सिचुएशन? हाँ भाई, आई थिंक तुम्हें पब्लिकली आके इससे बकवास करने की जरूरत नहीं है. राइट. तुम मैनेजर हो, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल कि तुम्हें कैसा पर्सोना दिखाना पड़ता है मीडिया के सामने और फील्ड के अंदर. हाँ. तुम ही चुगलखोरी कर रहे हो एक तरीके से अपने ही प्लेयर के बारे में. इट्स बेटर कि तुम कुछ और डिप्लोमेटिक तरीके से उस चीज को बोलते. हाँ. और फिर जो है उसको मतलब पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड में सॉर्ट करते. अगर ये चीज वैलिड है तो फिर रोनाल्डो ने जो कहा था वो भी वैलिड था, और वो चीज टेन हैग के अगेंस्ट थी. तो हाउ डू यू पिक अ साइड देन? या तो वो भी इनवैलिड है तो फिर ये भी इनवैलिड है. ये चीज टेन हैग ने सही चीज प्रूव कर दी है, क्योंकि आर्सेनल से जस्ट ये लोग हारे थे, एक थोड़े गंदे फैशन में हारे थे. उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आपने सैंचो का ये सब चीजें बोल दी, तो काइंड ऑफ जितनी भी फैंस थे यूनाइटेड के, उनका दिमाग तो सैंचो की तरफ चला गया ना. आई थिंक ये तो हार गया, फिर इसने ये नौटंकी भी कर दिया सैंचो. हाँ, और यहाँ पे मैं टेन हैग को भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ फुल्ली. भाई क्या एस्केप कर रहे हो? Exactly. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप कर रहे हो? कितने बहाने दोगे? टेन हैग को मैं कभी भी इस टाइप का मैनेजर नहीं मानता था. आई एम प्रीटी शॉक्ड टू सी द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज शोइंग. लास्ट सीजन भी आई थिंक काफी लोगों ने दे काइंड ऑफ जंप्ड द बोट विद हिम कि ही इज द नेक्स्ट गाय जो कि रेवोल्यूशन लेके आएगा, वो आएगा. अभी हमें दिख रहा है सीजन के स्टार्टिंग में देयर आर स्टिल सो मेनी प्रॉब्लम्स. एक जो कहते हैं ना कि कई सारे मैनेजर्स लगता है इन प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए होता है एक बड़े क्लब को मैनेज करने का. ट्रू. आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मोरिनो हैज स्ट्रगल्ड विद एज फार एज द पर्सनैलिटी इज कंसर्न. कि आप मैन टू मैन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो आप कैसे मेंटेन करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े क्लब्स में. It's not just about your skill set and how you're able to bring out the best out of your players. It is much more than that. It is about how you present yourself in front of the media. आपके क्लब के ओनर्स से कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपके फैन से कैसा रिलेशनशिप है, आप उनका ट्रस्ट जीत पा रहे हो कि नहीं, विच आई थिंक टेन हैग के केस में थोड़ा मुझे लग रहा है फेड हो रहा है धीरे धीरे. अगर ये ऐसे एक्सक्यूजेस देता रहेगा, जो लॉजिकल मैन यूनाइटेड फैंस हैं वो चीज़ को पकड़ लेंगे. राइट. मुझे भी ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली टेन हैग हैज टू डू बेटर इन फ्रंट ऑफ द मीडिया स्पेसिफिकली, क्योंकि आप लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जो बोलना है बोलो, किसी प्लेयर को डांटना है डांटो, बट आप पब्लिकली आके नहीं कह सकते. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया. यहाँ पे आप किसी को भी आके कुछ भी नहीं कह सकते, एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि जैसे पहले ज़माने में जैसे प्लेयर्स उस चीज़ को हैंडल करते थे वैसे ही इस ज़माने में भी करेंगे. तो आई थिंक वो टेन हैग के पार्ट में थोड़ी चीज़ इमेच्योर थी. बट मूविंग ऑन, आई थिंक लाइक जस्ट टू सम दिस अप वंस अगेन, सैंचो विंटर ट्रांसफर विंडो में ऑन लोन जाएगा. कौन से क्लब मोस्ट सूटेड लग रहा है तुम्हें देखने में? टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट आई थिंक अल नसर. सीरियसली? नहीं मजाक कर रहा हूँ. मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ऐसा क्लब है जिसको एक स्पेसिफिकली एक राइट विंगर, बड़ा क्लब जिसे एक राइट विंगर चाहिए. अगर वो कोई छोटे क्लब में जाता तो देयर आर मेनी क्लब्स जहाँ पे वो जा सकता है. काफ़ी लिंक्स तो यार थे कि शायद डॉर्टमुंड ही उसको वापस ले ले. अगर वो भी होता है तो आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो उसका इस टाइम पे मैन यूनाइटेड में जो सीवी है उसके हिसाब से कोई भी बड़ा क्लब उसके पीछे जाने वाला है. बट इज दैट नॉट वेरी सैड यार? ये बंदा ऐसा था जो कि टॉप प्लेयर्स में आ सकता था. ट्रू. अच्छा 2 साल पहले टॉप प्लेयर से कंटेंशन में था ये कि ये 100 मिलियन से ऊपर वाली बिड का बंदा है. आई मीन डॉर्टमुंड में जब हालैंड इतने गोल्स मार रहे थे तब लोग कह रहे थे कि इक्वली क्रेडिट सैंचो को भी जाना. एग्जैक्टली. और हालैंड अभी कहाँ पे और सैंचो वगैरह कहाँ जा रहा है? राइट. डू यू थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्लेयर यूरोप को छोड़ के जा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक यू कांट इमेजिन हिम कमिंग बैक. अगर इस टाइम पे यूरोप छोड़ के जा रहा है तो एक्चुअली में देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट. मुझे नहीं लगता कि लोन से अगर वापस आएगा भी तो यूनाइटेड रखेगी उसको पहली बार. और फिर जब वो जा रहा होगा तो कोई लाइक इट हैज टू बी सम रियली मीडियोकर क्लब इन द प्रीमियर लीग पॉसिबली जो कि उसको ले लेगा. समथिंग लाइक ब्राइटन अगर कोई ले ले उसको. तो आई थिंक जो कोटिन्हो के साथ जो सीन हुआ है ना, I can see him going on that path. Kind of मुझे ऐसा लग रहा है. Actually, although कोटिन्हो ने 6 ट्रिपल जीता है भाई, तो एक तरीके से बायर्न के साथ. And he played for मतलब बार्सिलोना से खेला था, उससे पहले लिवरपूल से खेला था, बायर्न से खेला, बड़े बड़े क्लब्स रिप्रेजेंट करें. As far as Sancho is concerned, he has not represented the top clubs in the respective leagues. With all due respect to Dortmund and United. Right.
तो ही हैड सो मच प्रॉमिस टू गिव, बट बहुत सैड सीन अगर वो जाता है, इट्स अनदर वेस्टेड टैलेंट इन माय ओपिनियन. एग्जैक्टली. बट यहाँ से चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, पॉसिबली द मोस्ट स्कैंडलस वन. Paul Pogba getting caught in doping test for increased levels of testosterone. राइट. क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? यार आई थिंक आपका करियर ऑलरेडी इतना डाउनहिल पे जा रहा था. अगर मैं थोड़े स्टार्ट्स लेके आऊँ, 2 सीजन से यूवेंटस में है वो, इंक्लूडिंग दिस सीजन, एंड उसने टोटल में 12 गेम्स खेले हैं. इस सीजन 2 गेम्स खेले थे इसने, एंड एक लग रहा था ना कि चलो 2 गेम खेल चुका है अर्ली इन दिस सीजन, तो हो सकता है कि इस सीजन पूरा अच्छे से खेल पाए. उसके बाद आप ऐसी चीज़ में पकड़े जाते हो. अगेन इट वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि कुछ एकदम ही उल्टा सीधा कहना, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है ये चीज़. Although he hardly has any time now to prove it otherwise. True. और मुझे ऐसी कहीं ना कहीं फीलिंग आती है जो उसके कैंप से भी स्टेटमेंट आए हैं. हाँ. कि उसने करा है, क्योंकि किसी ने भी फॉर्मली चीज डिनाई नहीं करी है अभी तक. उसके एजेंट ने भी चीज डिनाई नहीं करी है, ना पोग्बा की तरफ से ऐसी कोई खास स्टेटमेंट एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इस चीज में गिल्टी हो अल्टीमेटली. एंड 30 का वो ऑलरेडी हो चुका है. दे अकॉर्डिंग टू जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 4 साल का बैन मिल सकता है उसे फुटबॉल से. लाइक 2 to 4 years डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम. अगर आई थिंक 2 साल का बैन मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक देयर इज नो कमिंग बैक. मतलब पोग्बा का जिस तरीके से करियर जा रहा है, स्पेशली क्लब करियर, वो बंदा, ही इज नॉट एट द लेगेसी ऑफ समबडी लाइक मेसी एंड रोनाल्डो इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी. आई थिंक अर्ली 30s में वो थोड़ा नेमार वाले ट्रैक का लगता है मुझे. एंड वही अगर 2 साल भी होता है, he'll be 32, 33. There is hardly, मतलब मैं एक बात बताऊं, जो रेपुटेशनल डैमेज भी जो होगा ना, कोई बड़ा क्लब तो वैसे भी नहीं चाहेगा. हाँ, ट्रू. तो एंड आई डोंट थिंक उसके पास इतना मोटिवेशन है फुटबॉल के लिए, इतना पैशन है कि वो किसी मीडियोकर क्लब से भी खेलने को तैयार हो जाए. अ गाय हु हैज रिप्रेजेंटेड द टॉप क्लब्स, हु हैज वन द वर्ल्ड कप, वो मुझे नहीं लगता कि कोई मीडियोक्रिटी के लिए सेटल होना चाहेगा. बट बाई चांस अगर ये प्रूव होता है, मैं कह रहा हूँ 4 साल ना भी हो, 32 के एज में भी अगर वो वापस आ जाए, 32 इज नॉट एन ओल्ड एज इवन फॉर अ फुटबॉलर इन दिस एरा, फॉर श्योर. इजीली 3-4 साल तो और दे सकते हो एज अ मिडफील्डर, स्पेशली गिवन हाउ गुड ही इज फॉर फ्रांस. बट वही बात हो जाती है कि आई थिंक फ्रांस शायद फिर भी एक्सेप्ट कर ले, बट कोई क्लब तो मुझे नहीं लगता. मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि फ्रांस भी शायद नहीं करेगी अब, बिकॉज द फैक्ट कि अब बहुत सारे ऐसे मिडफील्डर्स आ गए हैं जो मतलब बेसिकली उनका टाइम आ चुका है. चुआमेनी वेरे को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, चुआमेनी आ चुका है, कामाविंगा आ चुका है. तो अब ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जिनका उनका टाइम आ चुका है बेसिकली. एंड इसका ग्रीजमैन भी हमने देखा मिडफील्ड में ही खेलता है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो लोग पोग्बा के बिना वर्ल्ड कप फाइनल में ही पहुंच गए थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है पोग्बा की. इवन फॉर यूवेंटस मैं ये चीज़ कहूँगा कि यूवेंटस को बहुत ज़्यादा कुछ सेटबैक होने नहीं वाला है इस चीज़ से, क्योंकि पोग्बा इधर में नहीं खेल रहा था. तो ऑन द पिच बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. ऑफ द फील्ड इश्यूज थोड़े होंगे कि आपका क्लब वैसे ही इतना ज़्यादा टर्मोइल में चल रहा है, उसके बाद आपका एक इतना नोन प्लेयर इस चीज़ में पकड़ा जाता है. यूवेंटस का ओनर सोचता होगा आए दिन कोई ना कोई बुरी चीज़ निकल के आ रही है, सर पकड़ के बैठा होगा. एंड पता है व्हाई आई से कि पोग्बा, आई नो कि उसने वर्ल्ड कप जीता है और नेशंस लीग भी जीता है. ओवरऑल अगर हम लोग उसका नेशनल टीम में करियर देखें तो इट वुड बी अ सक्सेस. ऑफ कोर्स इट इज. बट अगर हम लोग क्लब करियर की बात करें, अगर हम लोग उसके मेजर ट्रॉफीज की बात करें, उसने 1 यूरोपा लीग जीती है और 4 लीग टाइटल जीते हैं. आई थिंक हमने पोग्बा के ऊपर बहुत पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसको डिस्क्रिप्शन कार्ड में लिंक कर देंगे, आप चेकआउट करना कि व्हाई ही कुड नॉट बिकम द ट्रू पोटेंशियल दैट ही हैड. लास्ट टाइम दैट ही एक्चुअली वन अ मेजर ट्रॉफी वाज इन 2016-17 सीजन, जब लोग यूरोपा लीग जीते थे यूनाइटेड की तरफ से. 16-17 अब 2023 चल रहा है. इट जस्ट शोज कि अब कितना नीचे गिर चुके हो. तो आई थिंक कि देयर इज जेन्युइनली, अगर इस चीज़ में पकड़ा जाता है पोग्बा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शेम भाई, क्योंकि आई थिंक क्लब करियर में वो चीज़ रेप्लिकेट ना कर पाना, दैट्स वेरी सैड. एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमिंग बैक फ्रॉम इट. मतलब मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन दूंगा यहाँ पे, एज एन इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, ओके, कि आई एम्पैथाइज विद हिम. तो मुझे थोड़ा तरस आ रहा है उसके ऊपर. व्हाई डू यू से सो? बेसिकली जो लोग, जैसे जो लिसनर्स नहीं समझते कि कोई टेस्टोस्टेरोन क्यों लेगा, आई वुड आस्क you could maybe represent the listeners. Why do you think he took testosterone? I think performance enhance करने के लिए अपनी. हाँ, तो basically I think performance enhance करने से ज़्यादा important था. Essentially क्या होता है, ह्यूमन जो मेल हार्मोन होता है, जो प्राइमरी मेल हार्मोन, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. तो टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे सारे मेल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग योर इंक्रीज स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अ फीमेल. तो टेस्टोस्टेरोन तुम लोगे अपनी बॉडी में, तो तुम्हारी जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे पोग्बा के केस में लगता है वो ये है कि उसकी इंजरी की जो हीलिंग है ना, वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी. उसकी इंजरी इतनी ज़्यादा हो रही है अभी कि
कब तो वो कम बैक करे, कब तो फिर वो टीम में जगह बनाए, और जैसे ही बनाए दोबारा इंजर्ड हो जाए। आई थिंक वो उस चीज से ना थोड़ा तंग आ चुका था, उस साइकिल से, उस विशियस साइकिल से, कि मैं इंजर्ड हो रहा हूँ, फिर ट्राई कर रहा हूँ, फिर दोबारा इंजर्ड हो जा रहा हूँ। एंड काइंड ऑफ इन द होप ऑफ गिविंग अ सेकेंड चांस टू हिज करियर, अ रे ऑफ होप, उसने शायद वो टेस्टोस्टेरोन लिया होगा कि शायद मैं किसी तरीके से अपने आप को इंजरी से निकाल पाऊँ जल्दी से, और फिर कुछ करके दिखाऊँ फील्ड पे। आई थिंक वो एक डेस्परेशन के से निकला हुआ एक मूव था। मतलब होगा यार, बट at the end of the day I think it's a dumb move, क्योंकि of course it is a dumb move, but मतलब भाई मैं intention probably उतना वैसा नहीं था उसका। हाँ मतलब मुझे थोड़ा तरस आ रहा है उस चीज को देख के, because he is such a great player, on his day he is probably the best midfielder of this generation, और वो बंदे को इस हालत तक गिरना पड़ रहा है कि वो एक इलीगल तो नहीं कहूँगा, बैंड सब्सटेंस ले रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, तो इस पर भी थोड़ा ना एक नुआंस्ड टेक है फीफा का। एसेंशियली अगर आपके पास एक जेन्युइन मेडिकल रीजन है ऐसा कोई सब्सटेंस लेने का, इवन टेस्टोस्टेरोन, कई लोगों में होता है ना कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको, तो आप उस केस में बैन नहीं होंगे। पोग्बा बैन इसलिए हो रहा है बिकॉज नॉर्मल लेवल से ज्यादा लिख रहा था उसके, जो भी ब्लड टेस्ट होगा, जो भी होगा, इसलिए ऐसे पकड़ा गया है वो। और इसीलिए क्योंकि वो इनहांस्ड लेवल पे एक आ चुका है, नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, जो मेल होता है, उससे कई ज्यादा हो रहा होगा ऑफकोर्स, तब एक विजिबल डिफरेंस दिखा उनको, उस चक्कर में उसको बैन करने की बातें करी जा रही है। बट आई थिंक मेन पर्पस वही था, परफॉर्मेंस एनहांस करना इज सेकेंडरी। आई थिंक मेन बात थी आपकी बॉडी की हीलिंग जल्दी हो जाए। ये जो आप इंजरी में फंसे हो ना, प्रॉब्ली ही वुड बी टायर्ड ऑफ हिज ओन बॉडी, भाई कर्स कर रहा होगा, मेरे पास इतना टैलेंट है पर मैं फील्ड पे नहीं जा पा रहा, तो आई काइंड ऑफ फील सॉरी फॉर हिम। बट वही बात है कि ऐसी गलत चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस गलत ही होगा। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब मैं कोई वैलिडेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, ऑफ कोर्स ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये भी होता है, अगर आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी फिर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, क्योंकि उसको ऐसा सिग्नल जाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो मैं खुद क्यों एक्सेसिव प्रोड्यूस करूँ। और फिर जिस दिन आप टेस्टोस्टेरोन फीड करना बंद कर दोगे, आपके एकदम लेवल्स एकदम डिप कर जाएंगे। राइट। तो बिल्कुल भी इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। बट आई गेट वाई ही काइंड ऑफ took that road and I feel very sorry for him, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर, जैसे हम सैंचो की बात कर रहे हैं, हमने नेमार की बातें करी थी कुछ टाइम पहले, ऐसे ऐसे करियर जब खत्म हो रहे हैं ना, और कुछ इतने नेगेटिव तरीके से, बहुत दुख होता है भाई देखकर। सो व्हाट आर योर लास्ट थॉट्स? आई थिंक ये काफ़ी अच्छा नोट है एंड करने का इस वीडियो का, क्योंकि एक सर्टेन ब्रो एडवाइस भी मिल गई है। भाई इन सब चक्करों में मत पड़ना, कोई भी ये सब चक्कर है आपका करियर खराब कर देंगे, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, एडवाइस मानो। करियर छोड़ो, हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ भी खराब हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड टुडेज वीडियो। जितने भी लोगों को भाई जैसे वीडियो लगे, जो जो आपके थॉट्स हैं, सब हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो जो हमारे सोशल मीडिया आइकॉन्स होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे, आप उसको प्लीज़ फॉलो करें हमें वहाँ पे भी। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो तो वहाँ मिल जाएगी, बट उस पर क्लिक करने से पहले लाइक जरूर कर देना इस वाली वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।